देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। तो देखो हम लोग रिटायरमेंट जो है वो पढ़ रहे थे, जहां पर हम लोगों ने इलास्ट्रेशन 2 तक कंप्लीट किया, और इलास्ट्रेशन 3 जो है मैंने तुम लोग को बोला था, एक बार तुम लोग देख सकते हो रहा है कि नहीं। 3, आई थिंक 3 नहीं 4 होना चाहिए, मुझे लगता है 3 तो हम लोगों ने कर लिया था। हाँ, ये गलती से 3 लिख दिया है मैंने, इलास्ट्रेशन 4 जो कि एडमिशन कम रिटायरमेंट का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये देखो एक बार फिर से रीड कर लेते क्वेश्चन, लास्ट दिन हम लोगों ने रीड किया भी था। KLM आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। अच्छा, तो 3 पार्टनर है KLM और इनका रेशियो जो है वो 5:3:2 है। ड्यू टू इलनेस एल वांटेड टू रिटायर फ्रॉम द firm on 31st March 2020 and admit his son in his place। ठीक है, तो एडमिशन कम रिटायरमेंट हो गया। एल जो है वो चले जाने चाहते, ये कौन हो गए, ये हो गए आउट गोइंग पार्टनर। ठीक है, और इन जो है जो कि एल के ही बेटे हैं, ये आना चाहते हैं। इनका जो मतलब ये इनको हम लोग बोलेंगे इनकमिंग पार्टनर। ठीक है, तो एट ए टाइम जो है आउटगोइंग और इनकमिंग दोनों ही हो रहा है, तो ये हो जाता है एडमिशन कम रिटायरमेंट। ठीक है, इसे बोलते हैं एडमिशन कम रिटायरमेंट। ठीक है, तो कैसे होगा देखो, यहाँ पे फिर उसके बाद बोल रहा है कि बैलेंस शीट ऑफ KLM, मतलब जब ये 3 पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में थे तब इनका बैलेंस शीट कैसे दिख रहा था। कुछ ऐसा था, कैपिटल तीनों का इतना इतना था, रिजर्व बनाया था इन्होंने, ट्रेड पेबल इतना था इनका, फर्नीचर, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, इन ट्रेड मतलब स्टॉक। ठीक है, कैश एंड बैंक बैलेंस। फिर बोल रहा है ऑन रिटायरमेंट ऑफ एल एसेट्स वेयर रीवैल्यूड। तो रिटायरमेंट होने पे जैसे हम लोग रिवैल्यूएशन कर सकते हैं एसेट लाइबिलिटीज का, तो वही बाय एसेट्स रिवैल्यूड हुए हैं। और रिवैल्यूड कैसे हुए देखो, फर्नीचर जो है 10,000 रिवैल्यूड करना है, वेयर रिवैल्यूड फर्नीचर 10,000, मतलब 20,000 से फर्नीचर को 10,000 करना है। कैसे पता चला देखो, यहाँ पर क्या किया है, ऑन रिटायरमेंट एल एसेट्स वेयर रिवैल्यूड बोल के कोलन लगा दिया। ठीक है, उसके बाद वैल्यू बताने लगा, फर्नीचर 10,000, इन्वेंट्री 30,000। तो यहाँ ये नहीं बोला है कि फर्नीचर वैल्यू को डाउन करना है बाई 10,000, या फिर फर्नीचर मतलब वैल्यू जो है वो अप करना है 10,000, ऐसा कुछ नहीं बोला। डायरेक्ट वैल्यू ही बता दिया कि रीवैल्यू करके फर्नीचर 10,000 हुआ है, मतलब 10,000 करना है तो इसका वैल्यू 10,000 से कम कर देना है, तो वो 10,000 हो जाएगा। इन्वेंट्री ट्रेड 30,000 करना है, ये 50 था, मतलब इसमें 20,000 का डाउनफॉल करेंगे तो ये 30,000 हो जाएगा। 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू टू एल। एल कौन है, जो रिटायर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उन्हें तो पेमेंट करना पड़ता है। उन्हें क्या क्या देना पड़ता है, उनका कैपिटल तो उनको मिलेगा ही, प्लस रिजर्व अगर कुछ है तो वो मिलता है, प्लस गुडविल अगर है तो गुडविल का शेयर मिलता है। अच्छा, कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है तो वो मिल जाएगा। ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस जो भी होगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो मिल जाएगा। तो ये सब मिलता है, तो जो भी एल को ड्यू होगा अमाउंट वॉज पेड ऑफ इन कैश, वो कैश में दे दिया जाएगा। लेकिन कितना, 50%, जितना ड्यू होगा उसका 50% कैश में दे देंगे। एंड बैलेंस, बाकी बैलेंस यानी फिर से 50%, अगर किसी को 50% देते हैं तो बैलेंस भी 50% होता है। 50% बैलेंस वॉज रिटेन्ड, रख लिया जाएगा इन द फर्म एज कैपिटल ऑफ इन। इन कौन है, इन जो है वो एल के ही बेटे हैं, और ये जो है ये एडमिशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनको लाना पड़ता है कैपिटल, कैपिटल के लिए पैसा लाना पड़ता है जब वो बिजनेस में एज ए पार्टनर आना चाहेंगे। तो एल बोल रहे हैं मेरा बेटा ही जो है एज ए पार्टनर ज्वाइन कर लेगा, और मुझे जो पेमेंट मिलेगा उसका 50% आप दे दो। ठीक है, किसको बोला जा रहा है, के और एन को, और बाकी 50% रख लो एज अ एन कैपिटल। ठीक है, एन के कैपिटल के तौर पे 50% रख लो, ऐसा बोला गया है। ऑन एडमिशन, अब ये देखो 50% ही कैपिटल होगा, ऐसा मतलब इनमें एग्रीमेंट हुआ होगा, ये सभी एग्री हुए होंगे इस बात पे कि ठीक है एल का जो भी पेमेंट आएगा, जो भी पेमेंट उनको करना है उसका 50% हम लोग पेमेंट करेंगे, और बाकी 50% जो है हम लोग इनका कैपिटल मान लेंगे। ठीक है, ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, मतलब जो इन है उनके एडमिशन में क्या होगा, गुडविल वॉज वैल्यूड, गुडविल को वैल्यू किया गया 50,000, पार्टनर आर बीइंग पेड ऑफ देयर एक्स्ट्रा बैलेंस टू मेक कैपिटल प्रोपोर्शनेट बाय कीपिंग इनस कैपिटल एज बेस। तो इनको क्या करना है,
एट लास्ट जो तीन पार्टनर होंगे के, एन और एम, ठीक है, इनको क्या करना है, इन तीनों पार्टनर को अपना कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल को रखना है। और वो उसके लिए हमें टोटल कैपिटल पता होना चाहिए। अगर हम लोग टोटल कैपिटल को फ्यूचर में जो रेशियो में ये लोग रखना चाहते हैं, इनका पीएसआर, उसमें अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो हम लोग का प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए टोटल कैपिटल तो पता होना चाहिए। तो टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे, यहाँ नहीं बताया, तो बोल रहा है कि एन्स कैपिटल को बेस मान के निकालना है, मतलब एन का कैपिटल जितना है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, उसी हिसाब से बाकी कैपिटल यानी टोटल कैपिटल हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन में बताया है, तो हम लोग इसी तरह से करेंगे। अच्छा, इसके बाद हमें क्या क्या करने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में, वी आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स के एम एन, मतलब जो नया वाला बैलेंस शीट होगा, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, ये हमें प्रिपेयर करने के लिए बोला। ठीक है, देखो हम लोग पहले जर्नल एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले है हम लोग का रिवैल्यूएशन। ठीक है, रिवैल्यूएशन का बात बोला है, तो पहले हम लोग रिवैल्यूएशन करते हैं। इलास्ट्रेशन 4। अच्छा, रिवैल्यूएशन में देखते हैं क्या क्या रिवैल्यूएशन होगा। फर्नीचर, फर्नीचर का वैल्यू जो है 10,000 से कम करने के लिए बोला गया है, तो रिवैल्यूएशन में लॉस है, तो पहला एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू फर्नीचर 10,000 से कम हो जाएगा। हम लोगों ने देखा ना, 10,000 करने के लिए बोला है, जो वैल्यू 20,000 था, तो 10,000 से रिड्यूस, ये 30 होगा, मतलब 20,000 से रिड्यूस हो जाएगा। इन्वेंट्री, ट्रेड इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ट्रेड, ठीक है, इन्वेंट्री इन ट्रेड, तो टोटल 30,000, 30,000 का हो गया बीइंग एसेट रिड्यूस्ड। अच्छा, इसके बाद, अच्छा हम ना ऐसे ही फॉर्मेट वगैरह नहीं करके नॉर्मल जर्नल एंट्री करें, लेकिन तुम लोग जब भी करोगे तो फॉर्मेट बना के करो, जैसे कि पर्टिकुलर्स, डेबिट के, क्रेडिट, ठीक है, ऐसे करके करना चाहिए। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि रिवैल्यूएशन का तो और कुछ नहीं था, बस दो एसेट के बारे में ही बताया था। तो रिवैल्यूएशन जो भी प्रॉफिट या लॉस आया, यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि लॉस आया, ठीक है। अब ये लॉस ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो लॉस डेबिट होता है। लॉस अगर क्लोज कर देंगे लॉस अकाउंट को, तो वो डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, डेबिट आइटम है तो क्रेडिट हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 30,000 को हम लोग क्लोज कर देते हैं। और ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर में। ओल्ड पार्टनर कौन है, केस कैपिटल अकाउंट, के एल एम, एल्स कैपिटल अकाउंट, एम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, और कितने कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो 5:3:2, मतलब 5/10, 3/10, ठीक है, 2/10। तो 3,000, 3,000 इंटू 5, 15,000, ये देखो 30,000 डिवाइडेड बाई 10 हो जाने से 3,000 होता है। 3,000 को दिमाग में रख लो, 3,000 इंटू 5 15, 3,000 इंटू 3 9,000, 3,000 इंटू 2 6,000, ठीक है। तो बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। और जब भी जर्नल एंट्री बोलेगा तो हम लोग को क्या करना है, नैरेशन लिखना है, ठीक है, क्योंकि जर्नल का मतलब विथ नैरेशन ही होता है, तो नैरेशन लिखना जरूरी होता है। अच्छा, इसके बाद ये तो हम लोग का हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजर्व। रिजर्व जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि कोई भी रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अगर होता है और रिटायरमेंट या एडमिशन कुछ भी हो, दोनों दोनों केस में से, जैसे यहाँ पर तो दोनों चीज हो रहा है, तो जो भी रिजर्व है पुराना रिजर्व, वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब किस में होगा इसका कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एडमिशन कम रिटायरमेंट है तो कंफ्यूजन हो जाए, ऐसा बात नहीं है। रिजर्व जो क्रिएट हुआ है, तो पार्टनर कौन था, यहाँ क्लियरली दिख रहा है, ये तीन पार्टनर थे, तो इन्होंने ही क्रिएट किया होगा, तो इसीलिए इनमें ही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो इन तो नया पार्टनर है, उसने थोड़ी ना रिजर्व क्रिएट में कोई मेहनत किया होगा, तो अभी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो रिजर्व जो है क्रेडिट आइटम होता है, डिस्ट्रीब्यूट होगा तो डेबिट हो जाएगा। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल टू एल्स कैपिटल टू
एम्स कैपिटल। अमाउंट देख लेते हैं कितना है, 50,000। अब 50,000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि यही वाला रेशियो है, तो 5,000, 5,000 इंटू 5, 25,000, 5,000 इंटू 3, 15, 5,000 इंटू 2, 10,000, being reserve distributed। ये हो गया रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, और क्या करना पड़ेगा, और जो गुडविल है उसका वैल्यूएशन हुआ है, तो गुडविल क्या क्या होगा, जो गेनिंग पार्टनर है वो जो पार्टनर चले जा रहे हैं उनको कंपेंसेट करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कौन गेनिंग है कौन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। तो इसके लिए यहाँ पर करते हैं, तो पहले जर्नल लिखने के लिए हम एक पेज रख देते हैं। ठीक है, जर्नल लिखने के लिए एक पेज रख देते हैं, और पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट दोनों प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर और एक पेज रख देते हैं, यहाँ पर करते हैं वर्किंग। तो पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं, नहीं तो आगे का एंट्री नहीं हो पाएगा। वर्किंग नोट 1, जिसमें हम लोग गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। तो पार्टनर कौन कौन है, के, एल, एम और एन। ठीक है, मतलब ये चार मैंने एक साथ लिख दिया, लेकिन पहले कौन थे, के, एल, एन, तो इनका रेशियो था 5/10, 3/10। ये देखो 5/10, 3/10 और 2/10। ठीक है, एन नए पार्टनर है। एन का शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो है, इसके बारे में हमें कुछ बताया है, चेक करते हैं एक मिनट। नहीं, कुछ नहीं बताया है, लेकिन बताया नहीं है मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू से नहीं बताया, बट लैंग्वेज में बताया। क्या बताया देखो, एम वांटेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड एडमिट हिज सन इन हिज प्लेस। मतलब उनका जगह जैसा है बिजनेस में, वैसा ही जगह उनके बेटे को मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब ये उनमें एग्रीमेंट हुआ है कि जो मेरा शेयर था, इसका मतलब जो मेरा शेयर था वही मेरे बेटे का शेयर हो जाएगा, यानी एडमिटेशन इन हिज प्लेस। तो यहाँ पर कहीं पर भी ना क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि एन कितने प्रॉफिट के लिए आ रहा है, कहीं नहीं बताया है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा एन कितने प्रॉफिट के लिए आ रहा है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग इक्वल नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़ के समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला है कि एल वांटेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म एज ऑन 31st March 2020 एंड एडमिट हिज सन इन इन हिज प्लेस। तो इसका मतलब जो जो जगह बिजनेस में एल का रहा है वही सेम जगह इन का भी हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, देखो ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। तो इसका मतलब सीधा सा बात ये है कि सेम वही पार्टनर रहेंगे, वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, बस एल के जगह ये शेयर एन को चला जाएगा। ठीक है, देखो एल के जगह ये शेयर एन को चला जाएगा। ठीक है, बस इतना सा बात है कि एल जो है, एल के जगह पे एन एडमिशन ले रहा है, तो एल का जो भी पोजीशन था बिजनेस में वही पोजीशन एन को चला जाएगा प्रॉफिट के लिए। ठीक है, बाकी सबका जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि कोई चेंजेस का सवाल ही नहीं है, चेंजेस नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें यहाँ कुछ नहीं बोला है कि नए पार्टनर आने से क्या चीज, बस एक के जगह दूसरा पर्सन आ रहा है। ठीक है, बाकी ये सब प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह में कोई चेंजेस नहीं बोला है, तो इनका भी जैसा था वैसा ही रहेगा, 2/10। ठीक है, एम का, ये दोनों तो पहले पहले से पार्टनर थे, आगे भी रहेंगे, सिर्फ एल चले जाएंगे और उनका शेयर उनके बेटे को शिफ्ट हो जाएगा, यानी एन को। अब अगर हम लोग गेन और सैक्रिफाइस निकालना चाहें, ठीक है, गेन और सैक्रिफाइस जो भी हो रहा है, तो देखो पहले पार्टनर का भी कुछ नहीं होगा, जीरो होगा, क्योंकि उनका पहले भी जितना था अभी भी उतना ही है, तो जीरो। ठीक है, अच्छा एल जो है वो चले जा रहे हैं, तो इनका तो अभी जो है इनका गेन सेक्रीफाइस क्या निकाले, कुछ नहीं। ठीक है, एम का पहले भी 2/10 था, अभी भी 2/10, तो इनका भी क्या हो गया, जीरो हो गया। और एन को क्या हो रहा है, एन को मिल रहा है 3/10। मतलब अगर उस तरह से देखो तो एल का सेक्रीफाइस एन को मिल रहा है, बेसिकली ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब जो न्यू पार्टनर है उसका जीरो था, बना 3/10, इसका 3/10 था, ये जीरो हो गया। ठीक है, इसका मतलब कौन किसको कंपेंसेट करेगा, यहाँ पर गुडविल देखो, बात क्या हुआ कि एल चले जा रहा है, एल
रिटायर कर रहा है, ठीक है, उसके जगह एडमिशन कौन ले रहा है, एडमिशन ले रहा है एल। और गुडविल का सिस्टम क्या होता है, जो भी गेनिंग पार्टनर होंगे रिटायरमेंट के लिए वो उनको कंपेंसेट करेंगे। तो देखो ना तो के को कोई गेन है ना तो एम को कोई गेन है एल चले जाने पे, तो ये कंपेंसेट क्यों करें, ये कंपेंसेट नहीं करेंगे। गेन किसको हुआ, जो इनकमिंग पार्टनर है, भले ही ये इनके बेटे हैं, उससे कोई रिलेशन नहीं है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारा जैसा है वैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एन को गेन हो रहा है, ठीक है, मतलब जो गेन के और एन को होता वो एन को इसीलिए हो रहा है क्योंकि एन एडमिशन ले रहा है। इन केस अगर एन एडमिशन नहीं लेता तो ऑब्वियसली ये 3/10 जो शेयर ये गिव अप करके चले जाएंगे वो के और एम में बढ़ जाता, ठीक है। अब कैसे बढ़ता वो तो क्वेश्चन में जैसे देगा, अगर कुछ नहीं दिया हुआ रहता तो ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है ना, तो फिर इनको गेन होता। क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का बैलेंस एज इट इज रखा जा रहा है तो इनको कोई गेन नहीं हो रहा है, बल्कि जो नए पार्टनर आ रहे हैं उनको 3/10 मिल रहा है। तो ये 3/10 शेयर के लिए इनको गुडविल का शेयर जो है किसको कंपेंसेट करना पड़ेगा, एल, ठीक है। तो एंट्री हम लोग का पहले यहाँ पर निकालते हैं, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ, ऐसे शेयर ऑफ गुडविल ऑफ एल, ठीक है। एल को तो पहले उनके गुडविल का शेयर देना पड़ेगा। तो गुडविल 50,000 वैल्यू हुआ है, ठीक है। इनको कितना शेयर मिलना चाहिए, जितना ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जितना ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, जिनका सॉरी सैक्रिफाइस नहीं, जितना इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसी रेशियो पे इनको गुडविल का हिस्सा मिल जाता है जो रिटायरिंग पार्टनर होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 15,000, ठीक है। तो 15,000 जो है इनको गुडविल का हिस्सा मिलना चाहिए। अब ये गुडविल का हिस्सा देगा कौन, जो गेन करेगा। तो यहाँ पर गेन कौन कर रहा है, इनकमिंग पार्टनर, भले वो इनका बेटा है उससे कोई मतलब नहीं, इनकमिंग पार्टनर गेन कर रहा है। तो फिर इनके अकाउंट में 15,000 आएगा और इनके अकाउंट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा, एम्स कैपिटल टू एल्स कैपिटल, तो वो एंट्री लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये देखो ये लास्ट एंट्री यहाँ तक लिखा था हम लोगों ने, 4th नंबर एंट्री लिखी, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट being goodwill adjusted, being goodwill adjusted, और अमाउंट हो गया हम लोग का 15,000। अच्छा, ये हम लोग का गुडविल का कैलकुलेशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग, और तो कुछ बाकी नहीं है, अब हम लोग को क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है कि ये देखो हम लोग का रिवैल्यूएशन का एंट्री हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब 50% एल को पे करेंगे कैश और बाकी 50% जो है इनके कैपिटल के हिसाब से हम लोग रख लेंगे, इसका एक एंट्री होगा। और इनका कैपिटल को जो है प्रोपोर्शनेट करना है, रिजर्व वगैरह हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अच्छा, अब के को पेमेंट कर, एल को पेमेंट करना है, एल रिटायरिंग पार्टनर है तो एल का कैपिटल हमारे अकाउंट से क्लोज हो जाएगा। तो कैपिटल क्रेडिट होके रहता है नॉर्मली, तो चला जाएगा तो डेबिट हो जाएगा, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। एल का ड्यू अमाउंट जो भी देंगे उसमें से हम लोग क्या करेंगे, 50% पे करेंगे। अब पे करने के लिए लेजर क्या यूज करेंगे, कैश या बैंक यूज करते हैं, लेकिन देखो यहाँ पर लेजर है कैश एंड बैंक, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कैश एंड बैंक, ठीक है। तभी ना जाके जब हम लोग कैश और बैंक का ऐड या ऐड अमाउंट करेंगे या माइनस करेंगे तो वहां पर हम लोग का इस लेजर से एडजस्टमेंट होगा। अगर हम लोग सिर्फ कैश लिखेंगे, कैश का लेजर कुछ नहीं है, तो फिर बैलेंस शीट में एडजस्ट करके कैसे दिखाएंगे, इसीलिए जैसा बैलेंस शीट में लेजर है वैसे ही लिखना चाहिए, कैश एंड बैंक। और बाकी 50%, ये 50% पेमेंट कर देंगे, ठीक है। और बाकी जो 50% होगा वो इनका कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, तो टू एन्स कैपिटल ऐसा एंट्री होना चाहिए, ठीक है। टू एन्स कैपिटल ऐसा एंट्री होना चाहिए। और इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बी 50% अमाउंट ड्यू टू एल was paid off and balance retained in firm as ends capital, ठीक है, ये बन गया।
अच्छा, अब इसमें हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक्चुअली एल को कितना पैसा मिलेगा, तो उसके लिए हम लोग कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। तब हमें पता चल जाएगा कि एल को कितना पैसा मिलेगा। इधर हो जाएगा 2 एंट्री, हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। मैंने कितना पेज रखा हुआ है, चलो एक ही पेज रखा हुआ है, तो यहीं पर कैपिटल, बाकी एंट्री यहाँ पर कर लेंगे। और यहाँ पर अमाउंट पुट होगा और एक आधा एंट्री अगर जरूरत होगा तो हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ताकि ये पता चले कि जो आउटगोइंग पार्टनर है उनको कितना पेमेंट करना है, उनका ड्यू अमाउंट क्या है। के एल एम, अच्छा एन भी होना चाहिए ना, यहां से लिखते हैं के एल एम एन, के एल एम एन बाई बैलेंस बीडी। अगर कोई ओल्ड बैलेंस है तो उसे ब्रॉट डाउन करेंगे 40 60 30, 40 60 30, ठीक है। अच्छा, रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अब हम लोग यहाँ से देख देख के जो है लिखते जाएंगे। ये देखो, जैसे पहला एंट्री यहाँ पर रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर टू इन्वेंट्री, तो हम रिवैल्यूएशन लेजर यूज, तो ये रहा केस कैपिटल एल्स एम्स टू रिवैल्यूएशन, तो टू रिवैल्यूएशन बोल के लिखेंगे, टू रिवैल्यूएशन। अमाउंट कितना हो जाएगा, 15,9 और 6,000, 15,9 और 6,000। अच्छा, इसके बाद रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो बाई रिजर्व हो जाएगा, क्योंकि रिजर्व क्रेडिट होता है, इनके अकाउंट में रिजर्व का पैसा जा रहा है, तो बाई रिजर्व 25 15 और 10। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या एंट्री होगा, ये यहाँ का तो सारा एंट्री हम लोगों ने पोस्ट कर लिया। अब जो भी एंट्री होगा यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर एल्स कैपिटल टू एल्स कैपिटल गुडविल का, तो टू एल्स कैपिटल 15,000 बाई एल्स कैपिटल, एल में चला जाएगा 15,000, ठीक है। इन एल के अकाउंट में क्रेडिट होगा, एन उसका कंपेंसेशन भरेगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पर ये तो हो गया। अब हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि जो आउटगोइंग पार्टनर है, ठीक है, जो आउटगोइंग पार्टनर है उनको कितना पैसा मिलेगा, क्योंकि बाकी सारे कैलकुलेशंस तो हो गए। अब हम लोग चेक करते हैं कि एल को कितना पैसा मिलेगा। तो यहाँ से 60,000, ये देखो 60,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000, तो 90,000 हो रहा है, ठीक है। एल को 90,000 दिख रहा है, इनका इतना कैपिटल हो रहा है तो इतना मिलना चाहिए, लेकिन 9,000 रिवैल्यूएशन लॉस का डिडक्ट हो जाएगा, तो इनको मिलना चाहिए 81,000, ठीक है। लेकिन 81,000 पूरा नहीं मिलेगा, इनका ड्यू अमाउंट हो रहा है 81,000, ठीक है। 81,000 का 50% मिलेगा, तो 50% यानी आधा, ठीक है। तो 40,500 मिलेगा, और बाकी 40,500 इनका कैपिटल बोल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर अकाउंट बनाया मैंने, अगर बिना अकाउंट बनाए भी तुम लोग करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे होगा, सिंपल बैलेंस शीट से ये वाला वैल्यू ले लोगे, और जो जर्नल हम लोगों ने पास किया वहां से ये दो अमाउंट ऐड हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कितना हो रहा है। तो एल्स कैपिटल टू कैश एंड बैंक, तो यहाँ पर ना हम करके दिखा देते हैं। ये देखो, रफली यहाँ पर अगर हम लोग करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं कि एल को कितना पैसा मिलना चाहिए। तो यहाँ पर दिखा देते हैं, ये देखो 60,000 एल को 60,000 मिलेगा, उसका कैपिटल था। अच्छा, इसके अलावा उसको मिल जाएगा रिवैल्यूएशन का लॉस, उससे डिस्ट्रीब्यूट मतलब उससे लेस हो जाएगा 9,000, और रिजर्व ऐड हो जाएगा 15,000। 15,000 का रिजर्व ऐड हो जाएगा, 9,000 का रिवैल्यूएशन लॉस हो जाएगा, और यहाँ पर 15,000 का गुडविल मिल जाएगा। तो बिना लेजर बनाए, यहाँ बोला था पार्टनर्स कैपिटल तो मैंने बना लिया, बिना पार्टनर्स कैपिटल बनाए भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 30 और 90 कितना हो जाएगा, ये हो गया 1,50,000, 1,50,000 से 9,000 माइनस करने से जितना आएगा, ये देखो 60,000
प्लस 30,000 माइनस 9,000, 81,000। ठीक है, 81,000 ऐसे भी आएगा वैसे भी आएगा। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने किया। तो 81,000 जिसमें 50% ऐसे, तो अब इसका एंट्री करेंगे तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, टू कैश एंड बैंक, यहाँ पर लिखते हैं टू कैश एंड बैंक, ये पोस्ट करेंगे टू कैश एंड बैंक, ये पेमेंट हो जाएगा एल को 40,500। ठीक है, तो एंट्री कैसे बन रहा है, एंट्री ऐसे बन रहा है एल्स कैपिटल टू कैश एंड बैंक, एल्स कैपिटल टू एन्स कैपिटल, तो क्या हो जाएगा टू एन्स कैपिटल, यहाँ पर हो जाएगा टू एन्स कैपिटल 40,500 और बाई एल्स कैपिटल, बाई एल्स कैपिटल बोल के एन के कॉलम में चला जाएगा 40,500, मतलब एन का ये कैपिटल हो गया, जो कि वो खुद नहीं ला रहे हैं, उनके जो मतलब उनके जो फादर है, ठीक है, उनका 50% शेयर जो है उनके पास कैपिटल के हिसाब से जा रहा है, इसीलिए बाई बैंक होता है नॉर्मली इनकमिंग पार्टनर जो कैपिटल के तौर पे कैश लेके आता है, लेकिन यहाँ पर एंट्री इसीलिए बाय एल्स कैपिटल बोल के आया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक तो एंट्री हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करते हैं। देखो यहाँ पर उसके बाद बोला है कि जो भी पार्टनर लोगों का कैपिटल होगा वो एन के बेसिस पे प्रोपोर्शनेटली होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक बार फिर से वर्किंग नोट में चलते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 यहाँ पर देखते हैं कि टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना होगा, तो एन्स कैपिटल, एन का कैपिटल जो होगा वही उसी के बेस में पार्टनर लोगों का कैपिटल होना चाहिए। तो एन का कैपिटल कितना हो रहा है चेक करके देखो, एन का कैपिटल हो रहा है यहाँ पर चेक करते हैं 40,500। ठीक है, ये क्लोज कर देते हैं, एन और एल का जो कैलकुलेशन है इसे क्लोज कर देते हैं। एल का तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 40,500, 40,500 और 9,000, 90,000। ठीक है, अच्छा और ये एन का देखो 40,500 इनका कैपिटल होना चाहिए, लेकिन इनको गुडविल का कंपेंसेशन करना है 50,000, तो 40,500 में से अगर 15,000 लेस हो जाएगा तो इनका क्लोजिंग कैपिटल बचेगा 25,500। ठीक है, इनका क्लोजिंग कैपिटल बचेगा 25,500, यहाँ पर लिख देते हैं टू बैलेंस सीटी। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर करके हम लोगों ने निकाला 25,500 जो है ये बैलेंस करके हम लोगों ने निकाला, और यहाँ पर टोटल हो गया 40,500। ठीक है, अच्छा अब ये इनका जो कैपिटल है इसी बेसिस पे फर्म का टोटल कैपिटल का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो एम्स कैपिटल इक्वल टू 25,500 फॉर 3/10 शेयर, 3/10 शेयर के लिए कैपिटल है 25,500, तो फॉर वन मतलब 3/10 के लिए 25,000 फॉर वन शेयर, अगर पूरा शेयर हमें चाहिए, पूरा शेयर के हिसाब से कैपिटल कितना बनना चाहिए 10/3। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं कितना हो, 25,500 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3, तो टोटल कैपिटल बन रहा है 85,000। ठीक है, टोटल कैपिटल बन जाएगा 85,000, तो ये टोटल कैपिटल होगा फर्म का इनके बेसिस पे, और अगर ये टोटल कैपिटल है तो सभी पार्टनर का कैपिटल में कितना कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो 3 पार्टनर बच रहे हैं, के एल के जगह मतलब एल तो नहीं आ रहा है, के एम एन ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। ठीक है, के एम और एन, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि कैपिटल को क्या करना है प्रोपोर्शनेट करना है, टोटल कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 5/10, 2/10, 3/10, 5/10 यहाँ पर हो जाएगा एम का कितना है, एम का है 2/10। ठीक है, एम का है 2/10, एन का 3/10, 3/10। ठीक है, अब चेक करते हैं 85,000 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा 8,500 इंटू 5, तो 42,500। ठीक है, अच्छा डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 17,000, अच्छा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 25,500, जो कि हम लोग का कैलकुलेट होके आया, क्योंकि उसी बेसिस पे हुआ है ना, तो ये तो ऑटोमेटिक आएगा इतना। अब ये वाला डेटा जो है हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, क्योंकि क्लोजिंग जो मतलब कैपिटल है वो तीनों पार्टनर का क्या होना चाहिए, के का 42,500, तो यहाँ पर लिखते हैं के का 42,500, 42
500, ये हम लोग कहाँ से लिख रहे हैं, वर्किंग नोट नंबर 2 से लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग फिगर अगर नहीं भी लिखते तो भी चलेगा, क्योंकि वर्किंग नोट नंबर 2 से लिख रहे हैं, ऐसे भी मान सकते हैं 42,500। अच्छा, एल तो चले जा रहे, तो इनका तो कुछ नहीं रहेगा, इनका तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर ही लिया है, और एम का है 17,000, ठीक है, एम का है 17,000। अब दोनों साइड लेजर बैलेंस करके देखेंगे कि लेजर बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्यों ऐसा, क्योंकि हम लोगों ने तो बैलेंस करके नहीं लिखा है ना। जैसे देखो हम समझाते हैं, के केस में देखो, के का 40,000 कैपिटल था, ठीक है, उसको रिजर्व का 25,000 मिला, तो उनका कैपिटल बन रहा है 65,000, और 15,000 रिवैल्यूएशन का लॉस उनको कंपेंसेट, मतलब उसके वजह से इनका कैपिटल कम होके 50,000 हो गया, लेकिन इनको कैपिटल रखना है 42,500। बात समझो, जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, देखो के का कैपिटल कितना हो रहा है 40, यहाँ पर हो गया 65,000, 15,000 रिवॉल्यूशन का लॉस जो है वो माइनस होने के बाद 50,000, लेकिन अभी नए सिस्टम में इनको अपना कैपिटल 42,500 रखना है, तो बाकी पैसा ये क्या करेंगे, विथड्रॉल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में वही बोला था कि जरूरत के हिसाब से ये लोग पैसा जो है विथड्रॉल कर सकते हैं, या फिर जरूरत के हिसाब से पैसा ला भी सकते हैं, बीइंग पेड ऑफ देयर एक्स्ट्रा बैलेंसेस टू मेक कैपिटल प्रोपोर्शनेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर अगर हम लोग टोटल कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग का आ रहा है 65,000, ठीक है। और यहाँ पर हमें रखना कितना है, यहाँ पर हमें 42,500, तो ये देखो सिंपल लेजर बैलेंस करने से भी हो जाएगा 15,000 प्लस 42,500, ठीक है। तो 57,500 माइनस 65,000 कर लो, तो 7,500 आ रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे यहाँ पर 7,500, ये क्या लिखेंगे, टू कैश एंड बैंक, मतलब ये अपना पैसा ड्रॉ कर लेंगे इतना, ठीक है, बैलेंस करके आ जाएगा, बैलेंस करके आ जाएगा। दूसरा भी समझो, यहाँ पर 65,000 लिख दिया, ठीक है। एल तो रिटायर कर जा रहे, तो एल को टोटल जितना मिलना चाहिए उसमें आधा पे होगा, आधा उनके बेटे के लिए कैपिटल के हिसाब से चला जाएगा। नाउ एम का देखो, एम का क्या कैलकुलेशन आ रहा है, एम का टोटल कैपिटल बन रहा है 30,000 और 10,000, 40,000 इनका टोटल कैपिटल बन रहा था, लेकिन 6,000 रिवैल्यूएशन लॉस की वजह से कैपिटल रिड्यूस होकर 34 हो गया, जबकि इनको कैपिटल नए पार्टनरशिप जो बन रहा है के एम और एन के बीच में, इन्हें 17,000 ही रखना है, तो बाकी पैसा ये विथड्रॉल कर लेंगे, ठीक है। तो कितना विथड्रॉल करेंगे, 34 में सिर्फ 17,000 इनको कैपिटल रखना है, तो 17,000 ही विथड्रॉल कर लेंगे, तो यहाँ पर टोटल आ रहा है 40,000। यहाँ पर भी हमें टोटल कितना होना चाहिए, 40,000 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जब चेक करेंगे तो यहाँ पर 17,000 का कैप आ रहा है, और लॉजिकली बात ऐसा हो रहा है, ठीक है, कि इनको जितना रखने के लिए बोला है इन्होंने, उससे जो है ज्यादा रखा हुआ है, तो इन्होंने विथड्रॉल कर दिया, अगर कम होता तो इनको लाना पड़ता, ठीक है, इस तरह से होता है। अब ऐसे मैंने करवाया, तुम लोग चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि पहले यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस नॉर्मल निकाल लिया सभी पार्टनर का, उसके बाद ब्रॉट डाउन करके किया, जैसे मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, अगर तुम लोग को ये लगता है कि इसमें डिफिकल्ट लग रहा है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, ये जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा सिंपल, ये सारी चीजों को लिखने के बाद, उसके बाद ये वाला पॉइंट नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये इस पॉइंट को तुम लोग नीचे कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, मतलब सिंपल क्लोजिंग बैलेंस निकालने के बाद भी कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कुछ ज्यादा टफ होगा, तुम लोग जो वर्किंग नोट करोगे वहां पर कैपिटल निकाल लो, उसके बाद लिख लो, हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का कैपिटल जो है वो बन गया। अच्छा, इसका एंट्री यहाँ पर करना पड़ेगा, एक एंट्री हम लोग का पास करना पड़ेगा यहाँ पर, ये जो कैश लाया गया है इसका कैश विथड्रॉल हुआ है, तो यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं 6th नंबर पॉइंट पे, केस कैपिटल एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये लोग अपने अपने पैसा विथड्रॉल कर रहे हैं, तो कैपिटल कम होगा 7,500 और 17,000 टू कैश एंड बैंक, तो ये हो जाएगा 24,500 being amount paid to K and N to make their capital proportionate,
ठीक है, प्रोपोर्शनेट करने के लिए उनको ये पेमेंट जो है किया जा रहा है, मतलब ये अपने पैसे को विथड्रॉल कर रहे हैं ताकि इनका कैपिटल इतना बने। अदरवाइज अगर हम लोग इसको टोटल करेंगे तो इनका कैपिटल जो है इससे ज्यादा बनेगा। क्लोजिंग कैपिटल 65 से 15 माइनस करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा? 50,000 आ जाएगा ना। लेकिन इनको रखना है, इनका कैपिटल जो है 50 क्या, यहाँ पर हाँ 50,000 ही आएगा, लेकिन इनको रखना कितना है? इनका कैपिटल 42,500 रखना है, तो बाकी अमाउंट इनको विथड्रॉल करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोग इनका बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स के, एम एंड एन। अब ये तीन पार्टनर है एज ऑन 1 अप्रैल 2020। लाइबिलिटी, एसेट्स। ओल्ड बैलेंस शीट देख के ही हम लोग बनाएंगे। फर्नीचर, फर्नीचर का वैल्यू चेंज हुआ है। फर्नीचर 20,000 था, 10,000 कम करने के लिए बोला गया था, तो वैल्यू आ जाता है 10,000। फर्नीचर के बाद है ट्रेड रिसीवेबल। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं बोला गया था, तो जैसा है वैसा ही लिखेंगे। इन्वेंट्री इन ट्रेड, इन्वेंट्री इन ट्रेड, इसमें वैल्यू कम करने के लिए बोला है। 50,000 को 30,000 करने बोला था, तो यहाँ पर 20,000 कम हो जाएगा, तो ये 30,000 हो जाएगा। अच्छा, इन्वेंट्री के बाद कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है। 80,000 कैश था। अब कैश का क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ यहाँ से हमें देखना पड़ेगा। 80,000 कैश था, तो पहले यहाँ देखते हैं। देखो यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, यहाँ कहीं भी कैश का कोई भी ट्रांजैक्शन हमें नहीं दिख रहा है। सेकंड, यहाँ पर आते ही ये देखो 40,500 माइनस हो जाएगा और 24,500 माइनस हो जाएगा। 40,500, 24,500। अच्छा, और कुछ भी नहीं है इधर। अब ये जो आएगा हमें बैलेंस करना पड़ेगा, तो 80,000, 40,500 माइनस 24,500, तो 15,000 आ रहा है। 15,000 कैश बच रहा है। अच्छा, नेक्स्ट इधर देखते हैं। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल तो होगा ही, कैपिटल हो जाएगा के, एम और एन का, ठीक है। एन का तो 25,500, ठीक है। ये देखो क्लोजिंग यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं, वर्किंग नोट से भी। 42,500 और 17,000। और ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में कोई चेंजेस नहीं है, तो एज इट इज होगा 20,000। और रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उसका कोई भी डेटा यहाँ पर नहीं होगा। अच्छा, अब देखते हैं 10 और 50, 60, 60 और ये 3, 90, 90 और यहाँ पर 10, 1,05,000, 1,05,000 हो गया। इधर देखते हैं, यहाँ पर ये 20,000 है और हम लोग का टोटल कैपिटल हुआ था 85,000। इसी का डिस्ट्रीब्यूशन है ये वाला, 85 और 20, मतलब 1,05,000। तो ये बन गया हम लोग का बैलेंस शीट। तो ये पहला हम लोग का क्वेश्चन था, एडमिशन कम रिटायरमेंट का, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। इलास्ट्रेशन 5, देखो इसमें क्या बोला है। डूवेल एंड कंपनी इज ए पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म का नाम है डूवेल एंड कंपनी। तो एंड कंपनी जब भी लिखा हुआ रहता है ना, तो वो पार्टनरशिप होता है, वो कंपनी नहीं होता है, ठीक है। कंपनी में कभी भी एंड कंपनी नहीं लिखा होता, ये कंपेनियनशिप के लिए होता है। तो तुम लोग ये सब लॉ में पढ़ो जो भी हो। तो यहाँ पर बोल रहे हैं, देखो डूवेल एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म विद पार्टनर्स मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। तीन पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 10:6:4। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म दे रखा
है यहाँ पर लाइबिलिटीज मिस्टर एबीसी मतलब तीनों का कैपिटल, रिजर्व अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट मतलब ये जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ नहीं है, ठीक है। अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म डेट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल, लैंड बिल्डिंग, इधर एसेट साइड में प्लांट मशीनरी फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल। It was mutually agreed that Mr. B will retire from the partnership and in this place फिर से वही एडमिशन कम रिटायरमेंट, बी चले जाएंगे और उसके जगह डी आ रहा है। मिस्टर डी विल बी एडमिटेड एज पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। फॉर दिस पर्पस द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी मेड। तो क्या क्या एडजस्टमेंट किया गया है? गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 1 लाख बट द सेम विल नॉट अपीयर एज एन एसेट इन द बुक्स ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। मतलब जो नया फिर से पार्टनरशिप होगा, क्योंकि बी चले जाएंगे तो फिर बचेगा कौन? ए सी डी। तो बोल रहे हैं कि जो गुडविल का वैल्यूएशन हो रहा है, गुडविल का वैल्यू कभी भी हम लोग बुक्स में नहीं दिखाएंगे, जो नया वाला बुक्स बनेगा रिकंस्टिट्यूटेड फॉर्म का। तो ये हमें बताए या नहीं बताए, हमें पता है एस 26 के हिसाब से हम लोग कभी भी खुद का कैलकुलेटेड गुडविल को नहीं दिखा सकते, सिर्फ परचेज गुडविल को ही बैलेंस शीट में दिखा सकते। यहाँ पर हमें बता दिया, नहीं भी बताएगा तो गुडविल हम लोग नहीं दिखाएंगे। फिर नेक्स्ट हमें बोल रहा है बिल्डिंग एंड प्लांट मशीनरी आर टू बी डेप्रिशिएटेड, मतलब बेसिकली जो है ये दोनों का वैल्यू कम हो जाएगा, मतलब रिवैल्यूएशन का बात किया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट आर टू बी टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट लेके चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर है उनका जो ड्यू अमाउंट होगा उसमें हमें जो भी पेमेंट करना है 15,000 कम पेमेंट करना पड़ेगा। सोचो कि अगर कोई रिटायरिंग पार्टनर है उनको हमें देना है, सपोज कि मुझे नहीं पता, कैलकुलेट करके पता चलेगा कितना देना है। सपोज मान लो मिस्टर बी जो रिटायर कर रहे हैं उन्हें 35,000 टोटल पे करना है ऐसा दिख रहा है, लेकिन वो अगर 15,000 का इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं तो उनको हमें कितना देना पड़ेगा? ये अमाउंट डिडक्ट हो गया 20,000, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इसका एंट्री होगा कि अगर इन्वेस्टमेंट लेके चले जा रहे हैं तो उस केस में यहाँ पर हमें एंट्री करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट चला जाएगा तो इन्वेस्टमेंट एसेट है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा। और ये यहाँ पर कौन लेके जा रहा है? रिटायरिंग पार्टनर। नाम क्या है? मिस्टर बी। तो उनके अकाउंट में अकाउंट का जो भी पेमेंट है उतने से कम हो जाएगा, तो मिस्टर बी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, ठीक है। उनको 15,000 कम पेमेंट करेंगे क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब इसका क्या और भी कोई ट्रांजैक्शन, मतलब इस पे कोई और इम्पैक्ट आएगा? हाँ, एक तो इम्पैक्ट आ सकता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट एसेट था तो 12,000 का इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं 15,000 में, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट 12,000 का इन्वेस्टमेंट 15,000 में जा रहा है तो एसेट में रिवैल्यूएशन हुआ 3,000 का, तो इसका इम्पैक्ट रिवैल्यूएशन में आना चाहिए 3,000 वाला। प्रोविजन क्रिएट करना है 20% ट्रेड रिसीवेबल में, ताकि हम लोग डाउटफुल डेब्ट को कवर अप कर पाए। इन द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म द टोटल कैपिटल विल बी 2 लाख। यहाँ बता दिया है, जो हम लोगों ने वहां 85,000 कैलकुलेट किया था ना टोटल कैपिटल, ये देखो ये वाला, ये कैलकुलेट किया था सी के जो एन है इनके कैपिटल को बेस मान के, लेकिन यहाँ पर हमें बता दिया है कि जो रिकंस्टिट्यूटेड फर्म होगा, मतलब नया जो 3 पार्टनर हो रहे हैं, मतलब 2 पुराने और एक जो इनकमिंग पार्टनर है, मतलब बेसिकली फिर से जो नया पार्टनरशिप डीड बन रहा है उसमें टोटल कैपिटल 2 लाख होगा इनके फर्म का, जो इन कंट्रीब्यूट कैसे करना है मिस्टर ए सी और डी को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, मतलब इनका क्लोजिंग कैपिटल कैसे हो जाएगा? 2/5, 2/5 और 1/5 इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कितना हो जा रहा है? 2 लाख डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 40,000, मतलब 80,000 होगा, ठीक है। 80 और यहाँ पर 40,000 ऐसे होगा, ठीक है। तो द सरप्लस फंड इफ एनी विल बी यूज्ड फॉर रीपेइंग बैंक ओवरड्राफ्ट। बोल रहा है कि अगर कोई सरप्लस फंड रहेगा तो उससे हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर देंगे। देखो यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट था इनका, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? लोन होता है, ठीक है। ये देखो 44,000, अगर सरप्लस कुछ पैसा एक्स्ट्रा बचेगा तो बोल रहे कि हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट को पे ऑफ कर देंगे। द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर शैल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उनका अमाउंट हम लोग पे नहीं कर रहे, यहाँ क्वेश्चन में हमें क्लियरली बता दिया है कि उनका अमाउंट हमें लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है। नेक्स्ट बोला है करना क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, मतलब लेजर जर्नल नहीं करना है। पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, एक बैंक अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म हमें प्रिपेयर करके देना है। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ही ट्रांजैक्शन स्टार्ट है, तो ये यही वाला पेज ओपन रखते हैं। सबसे पहले बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। इलास्ट्रेशन 5।
रिवैल्यूएशन अकाउंट में बिल्डिंग का वैल्यू डेप्रिशिएट होने का मतलब कम, ठीक है, कितना कम हो रहा है वो तो कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन एंट्री किधर होगा, रिवैल्यूएशन में लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, बिल्डिंग का वैल्यू कम हो गया, एसेट है तो एसेट डेबिट होने से बढ़ता है, क्रेडिट होने से कम होता है। और प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी। इसके बाद इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर हुआ है वो भी हायर वैल्यू में, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ा है, तो बाई इन्वेस्टमेंट। देखो एक्चुअली एंट्री कैसे हो रहा है, कोई भी एसेट अगर हमारे पास से चला जाता है तो हम लोग उससे क्या लिखते हैं, टू इन्वेस्टमेंट, और ये रिकॉर्ड करते हैं हम लोग कौन से वैल्यू में पता है, बुक वैल्यू में। बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में दिख रहा है, तो बैलेंस शीट में क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये एसेट है, एसेट है तो एसेट साइड में बैलेंस शीट में दिखेगा। 12,000 का एसेट हमारे पास से चला जा रहा है, ठीक है। अब ले कौन जा रहा है, पार्टनर, पार्टनर का नाम क्या है, मिस्टर बी, ठीक है। तो उनके कैपिटल से जो एडजस्टमेंट होता है तो उसके हिसाब से उनके कैपिटल का वैल्यू हम लोग कम कर देंगे, मिस्टर बीज अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। अब ये लेके कितने में जा रहे हैं, ये लेके जा रहे हैं 15,000 में, ठीक है, 15,000 में लेके जा रहे हैं, तो इनके अकाउंट से 15,000 का एडजस्टमेंट करेंगे, तो फिर ये डेबिट क्रेडिट कैसे कंप्लीशन होगा, तो फिर यहाँ पर टू इन्वेस्टमेंट होगा और यहाँ पर टू रिवैल्यूएशन होगा। जैसे अगर बेच देते हम लोग इन्वेस्टमेंट, सपोज हम लोग सेल कर देते, ठीक है, जैसे सोचो ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन नहीं होता, बोला जाता है कि इन्वेस्टमेंट जो 12,000 का था वो सेल हो गया है 15,000 में, तो एंट्री क्या होता, बैंक अकाउंट डेबिट, हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट बेच दिया, बेच के कितना पैसा मिला 15,000, कितने का इन्वेस्टमेंट बेचा, इन्वेस्टमेंट बेचा हम लोगों ने 12,000 का, ठीक है। तो इन द मीन टाइम प्रॉफिट हुआ 3,000, तो हम लोग क्या लिखते हैं, 2PL 3,000, ठीक है। अब इसी चीज को क्योंकि सेल नहीं कर रहे, पार्टनर टेक ओवर कर रहे हैं, तो पैसा तो नहीं आ रहा है, इन्वेस्टमेंट जा रहा है, इन्वेस्टमेंट कितने का जा रहा है 12,000, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट जा रहा है 12,000 का, लेकिन यहाँ पर जो मतलब पेमेंट हमें कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज हम लोग सेल नहीं कर रहे इन्वेस्टमेंट, ये पार्टनर लेके जा रहे हैं, तो बैंक की जगह हो जाएगा मिस्टर बी जो लेके जा रहे हैं, उनका कैपिटल अकाउंट, मिस्टर बी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। यहाँ जो प्रॉफिट पीएल में जा रहा है, ये यहाँ पर वही वाला प्रॉफिट रिवैल्यूएशन, या फिर रिवैल्यूएशन का जो और एक नाम होता है पीएल एडजस्टमेंट, वो भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ रिवैल्यूएशन बोला है तो मैंने रिवैल्यूएशन वर्ड यूज किया है, तो रिवैल्यूएशन में यहाँ पर 3,000 चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एंट्री हमें करना पड़ेगा, तो रिवैल्यूएशन में हम लोग लिखेंगे बाई, यहाँ पर रिवैल्यूएशन में हम लोग लिखेंगे बाई इन्वेस्टमेंट 3,000, ठीक है, 3,000 हो रहा था। अच्छा, और बाकी तो यहाँ पर प्रोविजंस करने के लिए बोला है डेटर ने, तो उसमें भी हमारा जो है एसेट कम होगा, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अच्छा, ये 5%, 20% और यहाँ पर 20%, तो 5%, 20% और यहाँ पर भी 20% करना है। चेक करते हैं कितना कितना वैल्यू है बिल्डिंग का वैल्यू। बिल्डिंग है 2 लाख, 2 लाख का 5% 10,000। अच्छा, इसके बाद प्लांट मशीनरी 1,30,000, 26,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मतलब ट्रेड रिसीवेबल 1,39,000। चेक करते हैं, 27,800। तो प्रॉफिट तो बहुत ही कम है, लॉस ही ज्यादा है, तो टोटल कर 36, मतलब ये दोनों को ऐड करके तो 63,800। यहाँ पर भी लिखेंगे 63,800 बाई रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पर ए बी और सी, ABC, ठीक है, और इनका रेशियो क्या था उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। इनका रेशियो था 10:6:4, मतलब 10/20, 6/20 और 4/20। तो चेक करते कितना हो रहा है, 63,800 माइनस 3,000 डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई 20, 3040 इंटू 10, मतलब 3
0400, अच्छा, इंटू 6, 18,240, अच्छा, डिवाइड 6 कर लेते हैं तो सेम कंडीशन आ जाता है, इंटू 4, तो ये हो गया 12,160, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो ये लॉस हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया हम लोग का। इसके बाद क्या प्रिपेयर करने के लिए बोला है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, ए, बी, सी और डी, बाई बैलेंस बी टी, यहाँ पर वैल्यू है 80, 20 और 30। फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं रिजर्व, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वैसे भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लिखे या ना लिखे, डिस्ट्रीब्यूट तो हमें करना ही पड़ेगा। तो रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाई 20, क्योंकि अभी अभी रेशियो देखा हम लोगों ने, बेस जो है 20 है, 20,000 बाई 20 मतलब हो जाता है 1,000, 1,000 इंटू 10, 10,000, 1,000 इंटू 6, 6,000, 1,000 इंटू 4, 4,000, ठीक है, ये रिजर्व हो गया। रिवैल्यूएशन का लॉस इधर आ जाएगा, टू रिवैल्यूएशन लॉस, टू रिवैल्यूएशन लॉस, तो लॉस हो जा रहा है 30,400, 18,240, 12,160। अच्छा, और क्या होगा? और यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला था, गुडविल का वैल्यूएशन वो देखना पड़ेगा। पॉइंट बी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, पॉइंट सी के हिसाब से इनका कैपिटल 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है, और जो अमाउंट ड्यू होगा इन आउटगोइंग पार्टनर को वो लोन में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, और एक इन्वेस्टमेंट टेक ओवर हुआ है तो उसका एंट्री होना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखो, एक्चुअली इसका ना क्या लिखना चाहिए पता है, यहाँ पर बाई इन्वेस्टमेंट नहीं लिख के इसको ऐसे लिखने से बेटर होता है, बाई इन्वेस्टमेंट, मैंने एंट्री दिखा है ना, बीस कैपिटल, ठीक है, बीस कैपिटल ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने एसेट का नाम लिखा है तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ऐसे लिख सकते हैं। इसको भी चाहो तो बाई बीस कैपिटल हाइफन देके इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग का एंट्री पूरा क्या रहा है, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, है ना, तो इसीलिए, तो यहाँ पर टू इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर कितना आ जाएगा, कितने में टेक ओवर हो रहा है वो वाला वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 15,000, इन्वेस्टमेंट 15,000 में टेक ओवर हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर जो गुडविल है उसका कैलकुलेशन लिखना पड़ेगा कि गुडविल में कौन जो है सैक्रिफाइस और गेनिंग पार्टनर है, उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो मुझे थोड़ा सा पेज रखना पड़ेगा। ये हो गया कैपिटल के लिए, एक बैंक अकाउंट भी इन्होंने बोला है बनाने के लिए और बैलेंस शीट बोला है, ठीक है, तो बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट इसी में हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में हम लोग बनाते हैं वर्किंग नोट, यहाँ पर तो 1 लाख है, 1 लाख का गुडविल है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं शेयर जो है कैसे हो जाएगा। यहाँ पर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले था 10:6:4, ठीक है, ABCD 10:6:4, 20:20:20, न्यू रेशियो हो रहा है, न्यू रेशियो हो रहा है 2:1, 2:1, ACD। गेन और सैक्रिफाइस, नॉर्मली गेन ही होता है, फिर भी मैंने लिख दिया। अब देखते हैं क्या चेंजेस है, 10/20 माइनस 2/5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/20, 5/20 का एलसीएम कितना होगा,
20 होगा, 10 माइनस 8, 2/20, ठीक है। तो इनका सैक्रिफाइस हो रहा है, देखो इनका सैक्रिफाइस हो रहा है क्योंकि इनका ये वैल्यू ज्यादा है। अच्छा, और जो बी है वो तो रिटायर कर रहे हैं, इनका चेक नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर हो गया 20, 4 माइनस 8, तो ये -4/20 इनका गेन हो रहा है क्योंकि ओल्ड वैल्यू से ये वैल्यू ज्यादा है। और जो डी है इनका तो पूरा गेन हो ही रहा है, इनका 0 था इससे 1/5 हो रहा है। तो यहाँ पर देखो क्योंकि एडमिशन कम रिटायरमेंट है तो गेन भी हो रहा है, सैक्रिफाइस भी हो रहा है, ठीक है। गेन कौन कर रहा है? सी गेन कर रहा है। तो जो गेनिंग पार्टनर होगा उसे कंपेंसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। किसको? जो रिटायरिंग पार्टनर है। तो पहले देख लेते हैं कि जो गुडविल का वैल्यूएशन है वो कितना है, 1 लाख, और इसमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर क्या है। तो शेयर ऑफ गुडविल ऑफ मिस्टर बी जो रिटायर कर रहे हैं, इनका हो जाएगा 1 लाख, 1 लाख में 6/20। तो 1 लाख में 6/20 का मतलब ये हो जाएगा, चेक करते 30,000 का। हाँ, 30,000, ठीक है। तो 30,000 इनको मिलना चाहिए, तो इनको मिलेगा तो इनका कैपिटल तो क्रेडिट होगा टू बीस कैपिटल। और देगा कौन? जो गेन करेगा, ठीक है। एक पार्टनर चले जाने पे जो पार्टनर गेन करेगा उन्हीं को देना पड़ेगा। तो इसका मतलब सी जो है, सी गेन कर रहे हैं तो सी इनको कंपेंसेट करेंगे। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा? यहाँ पर एंट्री हो जाएगा ऐसे, सीज कैपिटल टू बीस कैपिटल, क्योंकि बी को तो मिलेगा, बी को मिलेगा तो उनका अकाउंट तो किसी भी हालत में क्रेडिट होगा। अब कंपेंसेट कौन करेगा? जो गेनिंग पार्टनर होगा, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग पुट कर लेते हैं वहां पर, सी टू बीस कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सी टू बीस कैपिटल, तो यहाँ पर हो जाएगा टू बीस कैपिटल बाई सीज कैपिटल, ठीक है। अच्छा, 30,000 टू बीस कैपिटल सी के कॉलम में 30,000, ठीक है। अब क्योंकि एडमिशन भी हो रहा है तो जो पार्टनर एडमिशन ले रहा है उनको गुडविल का हिस्सा लाना पड़ेगा, ठीक है। तो एडमिशन कौन ले रहा है? डी। तो यहां पर लिखते हैं शेयर ऑफ गुडविल ऑफ मिस्टर डी, 1 लाख इंटू 1/5, तो 40,000, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 40,000 आ रहा है, इनका गेन कितना हो रहा है? इनका 40 नहीं, एक्चुअली क्या होगा यहाँ पर, ये देखो ऐसे करके होना चाहिए। इनका जो शेयर ऑफ, इनका जो है डी जो है, यहाँ पर कैसे कैलकुलेशन होगा देखो। डी जो है उनको कितना गुडविल का हिस्सा लाना पड़ेगा जो उनके लिए सैक्रिफाइस कर, मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस अमाउंट को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग कितना है, 1/10 सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। 1/10 सैक्रिफाइस कर रहा है, तो इसका मतलब इनका कितना होगा, एक सेकेंड, यहाँ पर टोटल गुडविल कितना है, 1 लाख है, 1 लाख में इनका 30,000 हो जाएगा। 1 लाख में इनका 30,000 हो जाएगा, और इनको कंपेंसेट, इनका एंट्री तो ऐसा होगा, ये देखो इनका एंट्री हम बता देते हैं। डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पहले एंट्री लिख लेते हैं। डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि डी को गुडविल का शेयर लाना पड़ेगा, और वो कौन अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा? ए। ए अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगा क्योंकि ए का सैक्रिफाइस हो रहा है, तो सैक्रिफाइस उसी का होगा जो इनकमिंग पार्टनर को अपना शेयर देगा। तो टू एस कैपिटल, ठीक है, ए को मिलना चाहिए। तो डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कितना मिलेगा? यहाँ पर हो गया हम लोग का, इनका हिस्सा देखो कितना आ रहा है, ऐसे करके कैलकुलेट होगा, 1 लाख का 1/5, 40,000। अब 40,000 में ये 2/, नहीं एक सेकंड, कुछ गलत हो जा रहा है, एक मिनट। 1 लाख में 30,000 जो है मिस्टर बी का हो गया, ठीक है। मिस्टर बी ला रहे हैं, और यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल गुडविल। अगर 1 लाख है, गुडविल इज वैल्यूड एट 1 लाख, बट द सेम विल नॉट अपीयर, ठीक है, वो तो अपीयर तो करेगा नहीं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब
एक सेकंड, 1/5, अच्छा ऐसे करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। डी शेयर हो जाएगा 1 लाख, हाँ ठीक ही हो रहा था। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ही तो होगा, 1 लाख इंटू 5, 1/5 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। शायद कुछ गलत लिख रहे थे क्या? ओ अच्छा, 40,000 हो जा रहा था मेरा बार बार, तो मैंने गलत कैलकुलेशन किया ना, तुम लोग नहीं बता रहे हो। ये रहा 20,000, हाँ ठीक है 20,000। हम सोच रहे 40,000 मेरे आंसर के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो गलत क्या हो जा रहा है। तो 1 लाख ठीक है, मैंने सही लिखा है, 1 लाख 150 है, मुझे लगा गलत लिखे। 1/5 तो इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है उसके हिसाब से हो जाएगा, तो इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है हम लोग का आ रहा है यहाँ पर 1/5 के हिसाब से 20,000, ठीक है। तो ये 20,000 करके कंपेंसेट करेंगे, 20,000 करके, तो यहाँ पर ये वाला एंट्री हो जाएगा। मैम लेकिन ए को जो मिलेगा वो तो उसके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिलना चाहिए ना। हाँ, ए सैक्रिफाइसिंग रेशियो के, देखो रेशियो तो बन नहीं रहा है ना यहाँ पर, एक चीज देखो, एक ही पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, ए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलता है, ठीक है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिलता है ये सही बात है, लेकिन यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन इनका सैक्रिफाइस 210 है और इनका कितना है, इनका 1/5 इनका गेन है। तो ये 1/5 तो नहीं आ रहा है ना, इसको कैलकुलेट करने से कितना आ रहा है एक बार चेक कर लेते हैं, 1/10 आ रहा है। अच्छा, 1/10 आ रहा है। एक सेकेंड, ये 1/10 आ रहा है, इनका गेन 1/5 है। डी का जितना शेयर है उतना ही तो वो लाएगा, उससे ज्यादा तो लाएगा नहीं। उसमें ए का हिस्सा फिर कितना होना चाहिए, ए का हिस्सा पूरा नहीं होगा, 1/10 अगर होगा तो बाकी हिस्सा किसको जाएगा, ऐसे तो नहीं कैलकुलेट हो पाएगा फिर। डी यहाँ पर एक सेकंड देखते हैं, ये ए जो है, ए को ए कंपेंसेट कर रहा है, डी कंपेंसेट कर रहा है ए को, और बी कंपेंसेट कर रहा है, सी कंपेंसेट करेगा बी को, ठीक है। तो एक सेकंड, तो ये मेरा माइनस ठीक हुआ है, 25 और ये हो गया 10, 8, 2/20, हाँ 2/20 तो सही हुआ है, 2/20 सैक्रिफाइसिंग, 1/5 इनका नया शेयर है, 1/5 होने से हो रहा है 20,000, बट इनको अगर 1/10 ही मिलेगा तो बाकी फिर कहाँ जाएगा, अगर हम लोग ऐसे कर देते 1/10 मतलब 10,000 हो जाएगा, 10,000, तो कैसे होगा? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक सेकंड, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, ये तो ठीक है, गेनिंग पार्टनर जो है वो जाने वाले पार्टनर को गुडविल का हिस्सा दे देगा, और जो इनकमिंग पार्टनर है वो गुडविल जो लेके आएगा वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अपने अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ये लेकिन मैच नहीं हो रहा है, पूरा मैच भी तो होना चाहिए, 1/10 अगर ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सही सही लिखा है मैंने, 10/20, तो सही लिखा है, नहीं तो बाकी कैलकुलेशन कैसे होगा, 10/20, 10/20, और इधर हो गया न्यू रेशियो 2/5, चेक कर देते हैं एक बार फिर से, 2/5, 10/20 मतलब हाफ, और ये 2/5, 10, अच्छा, यहाँ पर 20 और 5 मतलब यहाँ पर हो गया 10, 5 माइनस 4, 1/10, हाँ ठीक तो है, 1/10 आ रहा है, 1/10 का ही सेक्रीफाइस हो रहा है, लेकिन मिसमैच हो रहा है क्या, 1 लाख जो है, 1 लाख में इनको लाना पड़ेगा अपना जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/5, यानी कि 20,000 लाना पड़ेगा। अच्छा एक सेकंड, देखते हैं इन्होंने क्या किया है, इन्होंने तो सारा कैपिटल अकाउंट ही अलग अलग किया, ठीक है एक सेकंड देख लेते हैं।
इन्होंने कैसे कंपेंसेशन दिखाया है, ए का रिजर्व सीज एंड डीज कैपिटल 10,000। अच्छा, सी और डी। हम्म। बाई सी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। अच्छा, तो ये देखो ऐसे करके समझना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। पॉइंट बहुत ही अच्छा जो है बोल रहे हो। देखो ऐसे समझना पड़ेगा, ये देखो जितना सैक्रिफाइस होता है उतना ही तो किसी को गेन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 1/10 सैक्रिफाइस, तो इसको 1/5 तो मिल नहीं सकता है। तो इसका मतलब इस यहाँ यहाँ ने भी सेक्रीफाइस किया होगा। तो मुझे एक चीज बताओ, मतलब मेरा पॉइंट समझ है। ये देखो यहाँ पर 1/10 सैक्रिफाइस हुआ है, तो डी को 1/10 मिलेगा, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोल रहा है डी को 1/5 मिलेगा। तो बोलो डी का 1/5 होने के लिए और कितना चाहिए, और भी 1/10 चाहिए। देखो और भी 1/10 चाहिए, तब जाके ये 1/5 बनेगा, है ना। तो मुझे ये बोलो, और 1/10 कौन दिया होगा, बी तो चले जा रहा है, तो दिया कौन होगा। और 1/10 कौन दिया होगा, बी तो चले जा रहा है, तो और 1/10 कौन दिया होगा, सी दे सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम लोग कैसे करके समझेंगे कि यहाँ पर जो है डी को सी ने भी कंपेंसेट किया है, क्योंकि सी का गेन है 4/20, ठीक है, जबकि सी का गेन कितना होना चाहिए, 6/20, मैक्स टू मैक्स 6/20 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो बी चले जा रहा है उसी का प्रॉफिट तो जो है सी को मिलना चाहिए, लेकिन सी का गेन दिख रहा है 4/20, जबकि सी का गेन होना चाहिए 6/20। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पर देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2/20, मतलब 1/10, ठीक है। ये देखो मेरा बात समझ में आ रहा है। देखो क्वेश्चन जो कर रहे हो ये देखो क्वेश्चन जो किया तुम लोगों ने, क्या मेरा बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर ये देखो ऐसा बन रहा है, ए ए जो है, ए का सैक्रिफाइस है 1/10, तो कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करता है तभी तो किसी और पार्टनर को उसका शेयर मिलता है। तो डी को ए से 1/10 मिला है, ये तो पता चल रहा है, क्योंकि ए सैक्रिफाइस कर रहा है डी के वजह से, क्योंकि डी इनकमिंग पार्टनर है, लेकिन डी को टोटल 1/5 मिल रहा है, मतलब इसको और भी 1/10 कहीं ना कहीं से मिला होगा। तो कौन दिया है, सी दिया है। कैसे पता चल रहा है, देखो सी का तो गेन 6/20 होना चाहिए, बट सी का गेन दिख रहा है 4/20। क्यों सी का गेन 6/20 होना चाहिए, बी चले जाने पे गेन कौन कर रहा है, सी। ए तो नहीं कर रहा है, तो गेन कौन कौन कर रहा है, सी कर रहा है, और जो इनकमिंग पार्टनर है वो गेन कर रहा है 1/5, ठीक है। तो इसका मतलब सी चले जाने पे तो सी का गेन 4/20 नहीं 6/20 होना चाहिए, ठीक है, अगर डी का एडमिशन नहीं होता। इसका मतलब जो है सी अपना कंपेंसेशन डी को भी दे रहा है, मतलब सी जो गेन कर रहा है, क्योंकि ए तो गेन नहीं कर रहा है, ए सैक्रिफाइस कर रहा है, तो गेन कौन कर रहा है, सी, और जो इनकमिंग पार्टनर है उसको 1/5 मिल रहा है। तो 1/5 कौन कौन दे रहा है, ए अपने पास से 1/10 दे रहा है, ठीक है। तो सी अपने पास से कितना दिया होगा, 1/10। अब सी का 1/10 चला गया होगा अपने पास से, तभी तो उसका 4/20 दिख रहा है। देखो गेन अगर इसका 6/20 होगा ना, तो ये 4/20 तो नहीं दिखेगा, तो इसका गेन 6/20 होना चाहिए, लेकिन इसका गेन हुआ है 4/20, मतलब गेन थोड़ा सा कम दिख रहा है। कितना कम दिख रहा है, चेक करके देखो, यहाँ पर कम दिख रहा है 2/20, यानी 1/10। यही 1/10 जो है डी को सी ने कंपेंसेट किया है। बोलो क्या हम समझा पाए, जो जो क्वेरीज दिमाग में आ रहा था, क्या समझ में आया कि यहाँ पर किस तरह से हुआ है। मतलब अगर ये क्वेश्चन रेशियो का होता तो इस तरह से हमें समझना पड़ता, मतलब इस तरह से वर्ड में हमें दिया हुआ रहता कि कौन किसको कितना अमाउंट दे रहा है। मतलब इसको अगर हम लोग रेशियो के क्वेश्चन में ट्रांसफर करें तो ऐसा हो रहा है कि ए बी सी 3 पार्टनर थे, जिसमें से बी चले जा रहे हैं और डी नया पार्टनर आ रहा है। डी अपना हिस्सा, डी को हिस्सा कौन कौन दे रहा है, ए अपने पास से 1/10 दे रहा है, सी अपने पास से 1/10 दे रहा है, ठीक है। और बी जो चला जा रहा है उसका हिस्सा कौन ले रहा है, उसका हिस्सा सी ले रहा है। देखो सी का गेन हो रहा है, इसका मतलब बी का हिस्सा सी के पास ही आ रहा है, तो बी का कितना हिस्सा होना चाहिए था, ये देखो 4/20 प्लस 6/20, तो कितना होना चाहिए, क्योंकि इसके पास तो ऐड नहीं हो रहा है, ऐड होने से इसका सेक्रीफाइस नहीं होता, तो ये होना चाहिए था 8/20। 8/20 होने से कितना होता है, ये कुछ इतना हो जाएगा।
ठीक है, ये इतना हो जाएगा, तो इतना हो रहा है। लेकिन ये अपने पास से क्या कर रहे हैं, इस अपने पास से ये थोड़ा सा अमाउंट, यानी कि 1/10, क्योंकि इनका गेन अमाउंट देखो, गेन अमाउंट दिख रहा है 4/20, जबकि गेन अमाउंट 6/20 होना चाहिए। 4/20 था, ठीक है, और 6/20 अगर मिलेगा तो यहाँ पर 10/20 होता ना। ये देखो 4/20 था और 6/20 अगर पूरा ही सी को मिल जाता, क्योंकि ए को तो नहीं मिल रहा है, वो तो कंफर्म हो रहा है क्योंकि उसका सैक्रिफाइस हो रहा है, तो यहाँ पर 10/20 होता। 10/20 का मतलब हाफ, यानी 50%। लेकिन यहाँ पर कितना दिख रहा है, 2/5। 2/5 का मतलब कितना होता है, 40%। तो ये कितना हो रहा है, 50%। इसका मतलब 10% जो है वो इसके पास कम दिख रहा है, जबकि इसके पास 50% दिखना चाहिए, इसके पास 40% दिख रहा है। 10%, 10% का मतलब होता है 10/100, यानी कि 1/10 जो इसने डी को कंपेंसेट किया होगा। बोलो क्लियर हुआ, क्या हम समझा पाए, बोलो। कोई डाउट है तो बोलो, क्या नहीं समझ में आया हम फिर से बताते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो बोलो। मैम सी और डी मिलके ए को कंपेंसेट करेंगे। हाँ, सी और नहीं, क्या बोले, और एक बार बोलो, कौन कंपेंसेट कर रहा है ये सोचो। ए, यहाँ पर पहले ये बोलो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, सिर्फ ए सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, यहाँ पर सी भी सैक्रिफाइस कर रहा है। सी अपना गेन का, जैसे देखो यहाँ पर ए का पहले जो रेशियो था वो अभी कम है कि नहीं, मुझे ये बताओ, ये कितना परसेंट होता है। परसेंटेज में समझोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। ये कितना परसेंट हो रहा है, देखो ये हो जा रहा है हम लोग का 50%, ठीक है, और ये कितना परसेंट हो रहा है, 40%। तो इसका सैक्रिफाइस हुआ 10%, यानी 1/10। बी चला जा रहा है, तो जो चला जाता है उसका शेयर बाकी पार्टनर ले लेते हैं। ये तो नया पार्टनर है, ठीक है, ये नया पार्टनर है, तो इसको भी शेयर मिल रहा है। तो इसको शेयर कहां से मिल रहा है, जरूर कोई कंपेंसेट करेगा उसी से मिलेगा। तो पहले पहले ये कंसिडर करते कि बी चला जा रहा है, तो अगर बी चला जा रहा है, मुझे ये बोलो इसका शेयर किसके पास जा रहा है, ए के पास या सी के पास। एक बार डी को भूल जाओ, अगर बी चला जा रहा है, जस्ट ये कैलकुलेशन देख के मुझे बताओ कि बी का शेयर किसके पास आया होगा, ए के पास या सी के पास। क्योंकि ए का तो नया रेशियो कम हो चुका है, क्योंकि परसेंटेज में मैंने बताया ना, ये 50% है और ये 40% है। तो ए के पास क्या बी का शेयर गया है क्या, ये चीज इससे कंफर्म होता है कि ए के पास बी का शेयर गया है कि नहीं गया है, ये बताओ। एक एक पॉइंट का आंसर तो पता चल जाएगा, बोलो। नहीं गया है। नहीं गया है, ठीक है। अच्छा, सी का था 4/20। 4/20 मतलब कितना परसेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/20, तो ये 20% है ना। 4/20 का मतलब कितना होता है, एक बार चेक करके बताओ। 4/20 मतलब कितना परसेंट होगा, 4/20, ठीक है, इंटू 100, हाँ 20% होता है, ठीक है। और 2/5 का मतलब 2/5 इंटू 100, ठीक है। अब इसका हो गया 40%। तो मुझे बोलो 40% हो गया, तो क्या इसको गेन हुआ, क्या सी को गेन हुआ है, 20% था 40% हुआ, क्या सी को गेन हुआ, हाँ हुआ है। हुआ कितना परसेंट, 20%, ठीक है। अब 20% का मतलब 20/100, ठीक है, 20/100 का मतलब कितना होता है, 1/5, ठीक है, 1/5 होता है। तो ये देखो, ये यहाँ पर 1/5 हमारा कैलकुलेट होके आ गया। लेकिन अगर बी ने ए को कुछ, मतलब बी का कोई भी हिस्सा ए के पास नहीं गया, तो बी का सारा हिस्सा सी के पास जा सकता है। एक बार अगर हम डी को हटाते हैं इस हिसाब से, तो इसका मतलब ये देखो, बी का जितना हिस्सा है वो अगर सी के पास आता है, क्योंकि सी गेन कर रहा है, तो सी का गेन कितना होता। तो पहले ये देखो कि सी का रेशियो कितना होता है। अगर बी का पूरा शेयर सी ले लेता है, तो सी को पहले 4/20 था, या फिर परसेंटेज में देख लो 20% था, और 6/20 मतलब कितना परसेंट होगा, परसेंटेज में भी देख सकते हैं। 6/20 मतलब कितना परसेंटेज होगा, ये हो गया 30%, ठीक है। इनका शेयर 30% था, और ये पूरा अगर सी ले लेगा, तो 20% प्लस 30% कितना होता है, 50% होना चाहिए, मतलब 1/2। ये दोनों को ऐड करोगे तो 1/2, लेकिन दिख रहा है 40%, 10% कम दिख रहा है। मतलब सी ने बी का पूरा हिस्सा नहीं लिया है, बी जाने के बाद सी ने बी का जो भी हिस्सा लिया होगा उसमें से 1/10 डी को कंपेंसेट किया है, तभी इसका 1/5 बना। क्योंकि ए तो इसे कंपेंसेट कर ही रहा है, वो हमें क्वेश्चन में नहीं बोला है, लेकिन दिख रहा है ए सैक्रिफाइस कर रहा है। सैक्रिफाइस क्यों किया जाता है, इनकमिंग पार्टनर को शेयर देने के लिए।
तो ए ने सैक्रिफाइस किया, बी जाने पे ए ने कोई गेन नहीं किया, जबकि रिटायर होने पे एग्जिस्टिंग पार्टनर को गेन होता है। तो गेन किसको हुआ? सी को हुआ। तो सी को अगर सिर्फ गेन हुआ तो उसका गेन होना कितना चाहिए था? उसका टोटल 50% होना चाहिए था, क्योंकि बी का 30 था और सी का 20 था, तो दोनों मिला के 50 होना चाहिए था, बट उसका हुआ 40%। मतलब उसने बी से लिए हुए शेयर्स में से 1/10 यानी कि 10% डी को दिया। बोलो अब समझ में आ रहा है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं बोला है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया अभी भी? हाँ मैम आ गया। है ना? तो क्वेश्चन में लेकिन हमें डायरेक्टली नहीं बोला है। अच्छा पॉइंट बोले हो, ठीक है, ये मुझे भी डाउट लग रहा था। अच्छा पॉइंट बोले हो, तो इससे एनालिसिस भी हो गया हम लोग का। यहाँ पर हमें डायरेक्टली नहीं बोला है कि कौन किसको कंपेंसेट कर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं बोला है, और कौन किसके वजह से गेन कर रहा है। लेकिन हम सिचुएशन देख के हम लोगों को एनालिसिस कर लेना चाहिए। अगर कोई पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, मतलब रिटायरिंग पार्टनर का कोई शेयर वो नहीं ले रहा है, ठीक है, और अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर पूरा ले रहा है, क्योंकि तीन ही तो पार्टनर थे। तो अगर एक कुछ नहीं ले रहा है तो लिया कौन होगा? सी। लेकिन जब हम लोग चेक किए तब हम लोग देख रहे हैं कि सी के पास जहां पर ये और ये शेयर मिला के होना चाहिए था हाफ, यानी कि 50%, दोनों का ऐड करो ना, 10/20, लेकिन वो कितना रहा है? 2/5। तो इसका मतलब सी ने फिर क्या किया? इनकमिंग पार्टनर डी को अपने शेयर का 1/10 दिया। क्योंकि 1/10 दिया तो ये देखो 1/10 और इससे लिया गया 1/10 मिला के डी का 1/5 हुआ, ठीक है, डी का 1/5 हुआ। इसका मतलब जो गुडविल, अब गुडविल का कैलकुलेशन देखो, ये मिस्टर बी कौन है? ये रिटायरिंग पार्टनर है। रिटायरिंग पार्टनर को कंपेंसेट कौन करेगा? रिटायरिंग पार्टनर को कंपेंसेट कौन करेगा? रिटायरिंग पार्टनर को कंपेंसेट करेगा हम लोग का जो बी बी जो है ये रिटायरिंग पार्टनर है, इनको गेनिंग पार्टनर कंपेंसेट करेगा। और डी जो है ये इनकमिंग पार्टनर है, इनको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कंपेंसेट करेगा, ठीक है। इस तरह से हमारा कैलकुलेशन होना चाहिए। इसीलिए देखो यहाँ पर ए के कैपिटल में क्या लिखा है? सी एंड डीज कैपिटल, सी एंड डीज कैपिटल 10,000 करके होगा, ठीक है। तो मेरा ये कैलकुलेशन थोड़ा सा मुझे ठीक करना पड़ेगा, ये वाला थोड़ा सा गलत हो जा रहा है, ये लिखने का तरीका थोड़ा सा गलत हो जा रहा है। यहाँ पर शेयर तो मैंने सही सही निकाल लिया, इनके प्रॉफिट के हिसाब से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से सही सही निकाल लिया, लेकिन अभी हमें सैक्रिफाइस देखना पड़ेगा। तो ये जो मिस्टर डी है इनकमिंग पार्टनर का, देखो जो इनकमिंग पार्टनर है इनका जो गुडविल है ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर लेंगे, तो उस हिसाब से सैक्रिफाइसिंग कौन हो गया? सी। और यहाँ पर जो है सी, और ये एक सेकेंड यहाँ पर बोला है सी एंड डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। अच्छा, ए को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए को मिलेगा, क्यों? क्योंकि ए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, ए को मिलेगा। अच्छा, अब कंपेंसेट कौन कर रहा है? यहाँ पर सी एंड डीज कैपिटल बोला है, इन्होंने किस हिसाब से किया? सी एंड डीज कैपिटल बोला है 10,000। अच्छा, रुको, इन्होंने थोड़ा सा सी एंड डी इस हिसाब से लिखा है, कोई बात नहीं, हम लोग अपने हिसाब से लिख लेंगे। ए को मिलेगा, ए को जो है कंपेंसेशन मिलेगा 1/10 के हिसाब से, ठीक है। और कंपेंसेशन किसको मिलना चाहिए? फिर सी को भी तो मिलना चाहिए, तो 2 C's कैपिटल हो जाएगा। एक सेकेंड, तो फिर हम लोग को एंट्री क्या करना चाहिए? हम लोग कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं। 2 A's कैपिटल, ए को टोटल 20 फिर हम लोग नहीं देंगे, ए को कितना देंगे? 1/10, 1/10 मतलब 20,000 का, इसमें से ए का हिस्सा हो जाएगा 1/10, मतलब 20,000 इंटू 1/10 यानी कि 10,000, ठीक है, 10,000 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए, ये 10,000 होना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। इन्होंने डी एंड सी कंबाइनली लिखा है, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, ये वाला होना चाहिए। और जो गुडविल मिस्टर बी को दिया जाएगा वो गेनिंग पार्टनर मतलब सी को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका एंट्री क्या होना चाहिए? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वो अमाउंट सी को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सी जितना गेन करेगा, ठीक है, ये तो मैंने बाद में कैलकुलेशन करके दिखाया, सी का गेन है 4/20, ठीक है।
तो सी गेन कर रहा है तो सी को बी का गुडविल का हिस्सा कंपेंसेट करना पड़ेगा, तो ये एंट्री हो जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब ये किसको जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये चला जाएगा जो रिटायरिंग पार्टनर है टू बीज कैपिटल, ठीक है। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। चलो एक बार चेक कर लेते हैं कि सही हो रहा है कि नहीं, 1 मिनट देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन हम लोग का। यहाँ पर बोला है मेरे हिसाब से एंट्री हो रहा है सी टू बीज कैपिटल, तो बीज में हो जाएगा बाई सी, ठीक है, बाई सी यहाँ पर। अच्छा ये लोग सी एंड डी दोनों लिख रहे हैं, सी एंड डी। अच्छा ये यहाँ पर एक्चुअली कंबाइनली हो रहा है, ये जो मैंने कंसेप्ट बताया कंबाइनली हो रहा है, क्योंकि डी को कंपेंसेट कौन कर रहा है, डी को शेयर कहाँ कहाँ से मिला, एक तो ए से मिला, ठीक है, और एक जो है वो सी से मिला, ठीक है। अच्छा तो इसका मतलब इसीलिए इन्होंने कंबाइन एंट्री कर दिया है, तो ये देखो सी यहाँ पर हम लोग का जो 30,000 है ये बी रिटायरिंग पार्टनर को दिया जा रहा है, तो रिटायरिंग पार्टनर को कौन देता है, जो गेनिंग पार्टनर होता है, तो गेन कौन कर रहा है, क्योंकि एडमिशन कम रिटायरमेंट है तो गेन सी तो कर ही रहा है और डी भी कर रहा है, इसीलिए इन्होंने सी एंड डी लिखा है, ठीक है, सी एंड डी बोल के 30,000 दिखाया है, मतलब सिर्फ सीज कैपिटल नहीं लिखा है, सी एंड डीज कैपिटल, ठीक है, बात समझो यहाँ पर कैसे करके दिखाए, क्योंकि क्लियरली तो कुछ नहीं बोला है, लेकिन ये हमें पता चल रहा है कि 1/10 ए से वो क्लियरली पता चल रहा है, और बाकी 1/10 जो है वो कैसे आया होगा, वो बी के शेयर का हिस्सा जो सी के पास आया फिर सी से डी के पास आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि गेनिंग पार्टनर अगर देखो तो गेनिंग पार्टनर डी भी हो रहा है, मतलब कैसे, ये देखो यहाँ पर डी का पहले 0 था अभी 1/5, मतलब जो कोई भी नया पार्टनर आता है वो तो गेन ही करता है ना, तो वो गेन करता है बोल के ही तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपेंसेट करना पड़ता है। अब यहाँ पर जो गेन हुआ है, यहाँ पर जो गेन हुआ है एक्चुअली बी को जो कंपेंसेशन हो रहा है, गेनिंग पार्टनर दो निकल के आ रहे हैं, एक सी और एक जो इनकमिंग पार्टनर है वो भी, क्योंकि बी जा रहा है उसी का हिस्सा सी अपने से डी को दे रहा है, ठीक है। इसी वजह से मतलब इस बात का ना कहीं पर भी क्लैरिटी तो नहीं दिया है, इसीलिए यहाँ पर जब भी एंट्री किया है सी एंड डी बोल के इन्होंने एंट्री किया है, ठीक है, मतलब गेनिंग पार्टनर इन दोनों को रखा गया है, ये भी गेनिंग पार्टनर ये भी, ये तो कैलकुलेशन से पता चल ही रहा है, और ये भी, और ये गेन इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि बी रिटायर कर रहा है, ये तो बात क्लियर है, क्योंकि कोई रिटायर करेगा तभी गेन होगा, और ए सैक्रिफाइस कर रहा है तभी गेन हो रहा है डी को, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग का एंट्री, जैसे मैंने सिर्फ सी लिखा है, इन्होंने लिखा है सी एंड डीज कैपिटल टू बीज कैपिटल, अमाउंट सेम ही है 30,000, बट इस तरह से लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि बी को कंपेंसेट हम लोग क्यों कर रहे हैं, सी तो करेगा ही, गेन कर रहा है, और डी भी क्योंकि बी का हिस्सा ले रहा है तो इसीलिए डी का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम लोग भी ऐसे लिख देते हैं, चलो डीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल, ठीक है, डीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ठीक है, इस तरह से सीज एंड डीज कैपिटल टू बीज कैपिटल, अमाउंट 30,000 ही हो जाएगा। अब इसका पोस्टिंग कर लेते हैं पहले, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं, डीज एंड सीज टू बी, तो यहाँ पर हो जाएगा टू बीज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, ठीक है, बाय सी एंड डी, यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ठीक है, सी सिर्फ नहीं लिखेंगे, बाय सी एंड डी, ये वाला 30,000 वाला एंट्री हो गया, ठीक है। अच्छा अब हम लोग ये वाला देखते हैं, देखो यहाँ पर, अच्छा अब यहाँ पर एक चीज देखते हैं, सीज कैपिटल में यहाँ पर क्या है, टू ए एंड बी 20,000, एक सेकेंड, यहाँ पर हम लोग का एक तो सोल्यूशन हुआ हम लोग का, फिर सी एंड डी कैपिटल 10,000, फिर से सी एंड डी कर रखा है यहाँ पर, एक सेकेंड, सी एंड डी, ये वाला भी देख लेते हैं, सी एंड डी 10,000 किया है, अच्छा कंबाइनली लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये वाला डीज कैपिटल टू एस कैपिटल, ये तो समझ में आता है, डीज कैपिटल टू एस कैपिटल ये हम लोग का 10,000 हो जाएगा, क्योंकि ए ने 1/10 सैक्रिफाइस किया है, अच्छा, और
और सेक्रीफाइस सी ने भी किया है, ठीक है, सी ने भी किया है सेक्रीफाइस, तो सी का भी हमारा एंट्री होना चाहिए। सी ने भी सेक्रीफाइस किया ना, अपना शेयर 1/10 जो है डी को दे दिया, तो जैसे हम लोगों ने लिखा है डीज कैपिटल टू एज कैपिटल, वैसे ही हम लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ पर टू एज कैपिटल और यहाँ पर डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो डी कौन है, डी जो है वो इनकमिंग पार्टनर है, तो वो और भी वो कितना टोटल लाएंगे 20,000, जिसमें से वो ए को देंगे 10,000, वो तो हम लोगों ने एंट्री कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी 10,000 किसको देना पड़ेगा, बाकी 10,000 देना पड़ेगा सी को, ठीक है, सी को देना पड़ेगा क्योंकि सी ने अपने पास से दिया है, तो बाकी 10,000 सी को देना पड़ेगा, तो सी का 1/10 यानी कि 20,000 का 1/10 यानी 10,000 हो जाएगा, 10,000, ठीक है। तो कंबाइन एंट्री क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों मिला के हो जाएगा, ठीक है, डीज कैपिटल टू ए एंड सीज कैपिटल, ऐसे करके 20,000 हो जाएगा अगर हम लोग दोनों को मिला के लिखते हैं, ठीक है। तो एंट्री हम लोग का क्या हो जाएगा, डी टू ए टू सी, तो टू ए एंड सी 20,000, टू ए एंड सी 20,000 ऐसे लिखेंगे, टू ए एंड सी कैपिटल, टू ए एंड सी हो जाएगा 20,000 और बाई डीज कैपिटल, बाई डीज कैपिटल टू ए एंड सी, डीज कैपिटल टू ए एंड सी, तो बाई डीज कैपिटल हो जाएगा ए और सी दोनों के कॉलम में जाना चाहिए, ए एंड सी, तो ए के कॉलम में 10,000, सी के कॉलम में 10,000, ठीक है, इस तरह से होगा। फिर से एक बार बता देते हैं, देखो यहाँ पर डी को जो है, डी को अपना कैपिटल से गुडविल का हिस्सा डिडक्ट करवाना पड़ेगा जो कि 20,000 है, और जिन्होंने भी सैक्रिफाइस किया है 1/10 जो है इनको हिस्सा मिला है, तो वो जो भी अपना 1/10 शेयर दिए हैं उनको ये पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये देखो ए और एक सी हो गया, और यहाँ पर जो बी है जो चले जा रहे हैं उनको जो है उनका पेमेंट जो है कौन करेगा, उनको पेमेंट करेगा जो गेनिंग पार्टनर है। तो गेनिंग पार्टनर कौन हुआ, सी और डी, ठीक है, गेनिंग पार्टनर कौन हुआ, सी और डी, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो इस तरह से हो जाएगा 30,000। इसको भी हम लोग चाहे तो अलग अलग करके दिखा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दो अलग अलग दिखाया, तो पोस्ट भी अलग अलग हो जाएगा। तो जिसने जितना गेन किया है, ठीक है, डी को 1/10, डी का 1/10 हो जाएगा 30,000 का, ठीक है, और सी का कितना हो जाएगा, सी का जितना गेन हो रहा है, सी का एक्चुअली गेन कितना हो रहा है, अगर वो 1/10 जो है सेक्रीफाइस कर रहे तो 3/20 हो जाएगा। तो हम लोग एक साथ भी कर सकते हैं डी एंड सीज कैपिटल लिख के, या फिर अलग अलग भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद ये वाला एंट्री हो गया गुडविल वाला, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे कि इनका कैपिटल कितना होना चाहिए। कैपिटल बोला है कि 2:2:1 में इनका कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है, तो हम लोग 2:2:1 में इनका कैपिटल जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम लोग पहले क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पर लिख देते हैं, 2 बैलेंस सीडी, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन 2:1 में करना पड़ेगा, 2:2:1 में हो जाएगा 2 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर लिखते हैं 2 लाख डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, तो इनका कैपिटल 80,000 हो जाएगा, 80,000 ए का, ठीक है, बी तो रिटायर हो रहे हैं, सी का भी 80,000 हो जाएगा, और डी का हो जाएगा कितना, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 करते हैं 40,000, ये इनका क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये तो इनका क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले चेक करेंगे कि जो रिटायरिंग पार्टनर बी है उनको हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा, उनका लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला था। ये देखो, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो पहले बी का चेक करेंगे, बी को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, तो बी का हो जाएगा 20,000 प्लस 30,000 प्लस 6,000, तो ये हो गया 56,000। ये टोटल बी का कैपिटल बन रहा है, माइनस हो जाएगा रिवैल्यूएशन का लॉस 18,240, और माइनस इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं तो 15,000 कम हो जाएगा, तो 22,760, और ये लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए बोला है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 एज लोन, ठीक है, 2 एज लोन बोल के
सॉरी ए नहीं बी, 2B's लोन बोल के यहाँ पर हो जाएगा 22,760, ये क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर टोटल हो गया 56,000, ठीक है 56,000। अब हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि ए का कैपिटल कितना हो रहा है, 80,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000, 28,000, ठीक है 28,000 इधर दिख रहा है और इधर है 30,400, मतलब जितना इनका कैपिटल का बैलेंस बन रहा है उससे ज्यादा इनका डेबिट बैलेंस है कैपिटल का। लॉस रिवैल्यूएशन का 30,400 है, तो इनका क्या सिचुएशन हुआ है, इनके पास पॉजिटिव कैपिटल था 28,000 लेकिन लॉस हो गया है 30,400, मतलब इनका कैपिटल क्या हो रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है। कितना नेगेटिव, 2400। अब इनको इनका कैपिटल बनाना है 80,000, तो इनको कितना पैसा लेके आना पड़ेगा, तो इनको लेके आना पड़ेगा जितना अमाउंट वो हमें दिखाना पड़ेगा। तो इनका कैपिटल अगर 80,000 करना है तो इनको कितना पैसा लाना पड़ेगा, इनको जो है टोटल अमाउंट कितना होगा चेक करते हैं, देखो कितना लाना पड़ेगा, दोनों साइड मैम बैलेंस कर। हाँ बोलो। ना ए का कैपिटल 1 लाख होगा। ए का कैपिटल 1 लाख होगा, ओ अच्छा हाँ ए का कैपिटल 1 लाख हो रहा है इधर, ओ गलत लिख दिया था मैंने, सॉरी। हाँ ए का कैपिटल 1 लाख हो रहा है, 80 10 और 10, हाँ 1 लाख हो रहा है। ए का कैपिटल 1 लाख हो रहा है, लेकिन उसमें से हम लोग का, अच्छा हाँ तब ठीक है, नेगेटिव तो नहीं हो रहा है, 30,400 माइनस कर देंगे, ठीक है 30,400 माइनस करने से हम लोग देख लेते हैं कि कितना हो रहा है। 30,400 लॉस है, तो लॉस की वजह से कैपिटल कम होके कितना हो जाएगा, ये लो ये सब क्या लिखते रहे, 30,400, ठीक है। तो इनका कैपिटल 69,700 हो रहा है, ठीक है, जबकि इनको कैपिटल रखना पड़ेगा 80,000। कहीं गलत तो नहीं हुआ मेरा कैलकुलेशन, 1 लाख माइनस 30,400, गलत तो नहीं हुआ लग रहा है, हाँ 69,600 ये हो रहा है। लेकिन इनको कैपिटल कितना रखना है, इनको कैपिटल रखना पड़ेगा यहाँ पर 80,000, ठीक है 80,000, तो इनको लाना पड़ेगा कितना अमाउंट, देखो इनको लाना पड़ेगा 10,400 लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 10,400 इनका बाई बैंक बोल के लिख देंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं बाई बैंक बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो ये टोटल कर लेते हैं, ये हो गया 80 90 और 10, मतलब 1 लाख। यहाँ पर हो जाएगा 80 प्लस 30,400, 1,10,400, अच्छा इधर ज्यादा होगा, 1,10,400 और इधर माइनस कर देते हैं 1 लाख। अच्छा तो माइनस जो है 10,400 हो रहा है, ठीक है 400 इग्नोर हो गया था, 10,400 हो रहा है जो कि इनको लाना पड़ेगा, ठीक है इनका कैपिटल 80,000 बनाने के लिए। अच्छा अब बी का तो हो गया, चलो सी का देखते हैं। सी का कैपिटल कितना है, 44,000, ठीक है 44,000 हो रहा है इधर। और यहाँ पर देखते हैं 18,240 प्लस, सॉरी बी का क्यों चेक करें, हम सी का चेक करें, सी का, ठीक है 12,160 प्लस 30,000, इधर ज्यादा है, देखो इधर कितना हो रहा है, इधर हो रहा है 42,160 प्लस 80,000, लेजर बैलेंस करोगे तो भी हो जाएगा। यहाँ पर हो रहा है 1,22,160, तो इनको भी ना लाना ही पड़ेगा, ये देखो 1,22,160 हो रहा है, और माइनस कर देते हैं 30,000 और माइनस हो जाएगा 14,000। तो इसका मतलब इनको 78,000, यहाँ पर 78,160 इतना अमाउंट लाना पड़ेगा इनके कैपिटल को 80,000 बनाने के लिए, क्योंकि उससे कम हो जा रहा है। चेक कर लो कैसे, ये देखो 30 40 और 10, मतलब 80,000 बन रहा था और उसमें से 80,000 हो रहा था, लेकिन 12,160 और 30,000 ये इनका जो है डिडक्ट हो जा रहा है, इस वजह से इनको इतना पैसा लाना पड़ रहा है। बाकी लेजर बैलेंस करो ना, लेजर बैलेंस करने से ही कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा अब बचा डी का, तो डी का देखो, डी का यहाँ पर कितना हो रहा है, डी का यहाँ पर हम लोग का 40,000 इनको कैपिटल रखना पड़ेगा और इनको कंपेंसेट करना पड़ रहा है 20,000 का, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर टोटल करने से हो जा रहा है 60,000, ठीक है टोटल। इधर लेजर बैलेंस करेंगे 60,000
तो यहाँ पर कितना बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पर आ जाएगा 60,000, तो इनको 60,000 लाना पड़ेगा। डी कौन है, जो इनकमिंग पार्टनर है, 60,000 कैपिटल लाना पड़ेगा, मतलब कैश टू कैपिटल। इसमें से 40,000 इनका कैपिटल रह जाएगा, 20,000 गुडविल के लिए देना पड़ेगा, जो कि इनका गुडविल का शेयर आया। ये देखो 20,000 गुडविल के लिए कंपेंसेट करना पड़ेगा, और ये कौन अपने अंदर बांट लेंगे, जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ए और सी अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से होगा, इसका टोटल 1,22,160 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बनाएंगे एक बैंक अकाउंट, बोला था बैंक अकाउंट बना लेते हैं, और एक बैलेंस शीट। बैंक अकाउंट में सबसे पहले ओवरड्राफ्ट था इनका, ठीक है, तो बाई बैलेंस बीडी होगा, इनका ओवरड्राफ्ट था 44,000, तो बाई बैलेंस बीडी कितना था, 44,000। देखते हैं ओवरड्राफ्ट पे हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, कहीं पर भी कैश का कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, चेक करते हैं। तो कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है बाई बैंक बोल के, तो 2 A's कैपिटल, 2 C's कैपिटल, 2 D's कैपिटल, 2 A's कैपिटल, 2 C's कैपिटल, 2 D's कैपिटल। तो कितना कितना है, 10,478,160, 10,478,160, और ये वाला है 60,000। अच्छा, टोटल करके देखते हैं, हाँ बीओडी पे हो जाएगा, क्योंकि उससे ज्यादा कैश अवेलेबिलिटी हो चुका है। तो यहाँ पर हो गया 60,000 और 10,000, मतलब 70,400, ठीक है, प्लस 78,160, तो ये हो गया 1,48,560। इससे बीओडी पे हो जाएगा, 44,000 पे होने के बाद भी हमारे पास कैश बैलेंस रहेगा। तो बाई बैलेंस सीडी 1,04,560, तो हम लोग के पास इतना कैश बैलेंस बच गया, ठीक है, ये बच गया, मतलब ये हम लोग का अब पॉजिटिव बैलेंस बैलेंस शीट में हम लोग दिखा सकते हैं। अब बैलेंस शीट बना लेते हैं। एसेट और लाइबिलिटी। सबसे पहले यहाँ पर लैंड जैसा है वैसा ही रहेगा, नो चेंजेस, 10,000। अच्छा, इसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग में चेंजेस हुआ है, डेप्रिसिएशन लगा है। तो बिल्डिंग में कितना डेप्रिसिएशन लगा है, बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन लगा है 10,000 का, तो बिल्डिंग कितने का था, 2 लाख, 2 लाख से 10,000 लेस होने से 1,90,000 हो जाएगा, 1,90,000 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बिल्डिंग के बाद है प्लांट एंड मशीनरी, 1,30,000 का था, इसमें भी चेंजेस हुआ है, माइनस करेंगे, 1,30,000 में से माइनस कर देंगे 26,000, चेक करते हैं कितना होता है, 130 माइनस 26, 1,04,000, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी 1,04,000, फर्नीचर जैसा है वैसे ही लिख देंगे, फर्नीचर 43, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं है तो जैसा है वैसे ही लिखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट अब लिखेंगे नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट चला गया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इन्वेंट्रीज एज इट इज लिख देंगे 1,30,000, और उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल, इसमें प्रोविजंस क्रिएट हुआ था तो इसमें चेंजेस होगा। ट्रेड रिसीवेबल 1,39,000, और पीबीडीडी, पीबीडीडी, ठीक है, पीबीडीडी कितना बना है, 27,800, 27,800, 1,39,000 माइनस 27,800, तो 1,11,200, और बैंक बैलेंस जो कि यहाँ पर नहीं था क्योंकि तब ओवरड्राफ्ट था, बट अभी तो है, तो अभी बैंक बैलेंस जो आया वो लिखना पड़ेगा, 1,04,560, ऐड कर लेते हैं, 1,04,560, 1,30,000 प्लस 43,000,
10,000 1,04,000। अच्छा, फिर 190 और 10 मतलब 2 लाख। 6,92,760। 6,92,760। अच्छा, इधर लिखते हैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में कैपिटल ACD। अच्छा, इधर हो जाएगा, देखते हैं और क्या है। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लॉन्ग टर्म डेब्ट आएगा, BOD खत्म। ट्रेड पेबल, लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट, ट्रेड पेबल। अच्छा, लॉन्ग टर्म डेब्ट है हम लोग का 3 लाख, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, 3 लाख रहेगा। अच्छा, ट्रेड पेबल है 1,70,000। BOD हम लोगों ने पे ऑफ कर दिया, वो बैंक अकाउंट के थ्रू से दिख रहा है हम लोगों को। और जो B का लोन है, क्योंकि जो पार्टनर है उसको हम लोगों ने पे नहीं किया है, तो बीज लोन है हम लोग का 22,760। 22,760। अब ये टोटल करने से इतना आना चाहिए, तो देख लेते हैं। ए का कैपिटल कितना आया, 80, 80, 40। ये तो हम लोग का जैसा है वैसा, मतलब 2 लाख आएगा। 80, 80, 40, 2 लाख। क्वेश्चन में बताया था ना 2 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 2 लाख और 3 लाख 5 लाख, 6,70,000 माइनस करते हैं। 6,70,000 और माइनस 22,760। हाँ, तो ये मैच हुआ, ठीक है। 6,92,760। तो देखो ये वाला कंप्लीट तो हो गया, लेकिन अगर थोड़ा सा यहाँ पर जो है हम लोगों का जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट था यहाँ पर ये वाला पोर्शन। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मेरा भी गलत हुआ, मतलब गलत हुआ बोलने से एंट्री लिखने का, ठीक है, एंट्री समझने का थोड़ा सा जो है मैं यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट जो है तुम लोग अच्छे से देखो, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, क्योंकि आज जो है स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, तो अगर डाउट रहता है तो हम फिर से बता देंगे, ठीक है। लेकिन इतना समझो कि यहाँ पर जो है देखने में ऐसे लग रहा है एक ही पार्टनर सैक्रिफाइस, एक ही पार्टनर गेन है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखो ये जो है C और D गेन हो रहा है, ठीक है। B जाने पे C का गेन है, और D नया पार्टनर है तो उसको गेन हो रहा है A और C से। और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, वैसे देखने में लग रहा है सिर्फ A है, लेकिन C का भी सैक्रिफाइस है, ठीक है। तो इसीलिए शेयर ऑफ गुडविल जैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, शेयर ऑफ गुडविल B कौन है, रिटायरिंग पार्टनर, तो रिटायरिंग पार्टनर को 30,000 मिलेगा, तो इसका अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। ये देखो टू बीज कैपिटल। और जो पार्टनर आ रहा है उसको गुडविल का शेयर देना पड़ेगा, मतलब वो जो शेयर लेके आएगा वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो वो कौन है, D है, ठीक है। तो D का कैपिटल डेबिट होगा। और बाकी क्या हो रहा है यहाँ पर कंबाइनली क्यों हो रहा है, जो कि यहाँ क्लियरली ऐसे कैलकुलेट करने से नहीं समझ में आएगा, लेकिन इसको अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो ये कैलकुलेशन से इजीली समझ में आ जाएगा। इस बात को एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पर C का जो गेनिंग रेशियो है वो हम लोग का उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। इसका मतलब ये 1/10, क्योंकि वैसे भी D को 1/5 कहाँ से मिलेगा, A ने तो 1/10 ही दिया, तो जरूर C ने दिया होगा, क्योंकि B तो रिटायर कर रहा है, C ने दिया होगा 1/10 अपने से, इसीलिए इनका गेन जो है वो 1/10 कम दिख रहा है। यहाँ पर मैंने चेक करके दिखा है 1/10, तो इसका मतलब D का शेयर जो है C और A दोनों को मिलेगा, ठीक है। D जो लेके आएगा C और A दोनों को मिलेगा। और B को जो देना है, B को कौन कौन देगा, B को जो भी गेनिंग पार्टनर, तो C जो है गेनिंग पार्टनर और D जो है गेनिंग पार्टनर। तो इस तरह से कंबाइनली एंट्री किया है मैंने, C's कैपिटल, D's कैपिटल टू B's कैपिटल। और यहाँ पर तो मैंने स्प्लिट करके दिखाया, तुम लोग चाहो तो इसको भी स्प्लिट करके कर सकते हो, ठीक है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ऐसे स्टार्ट कर लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल रहेगा तो आ सकता है। तो इसीलिए ना यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, हर एक पार्टनर को अलग अलग स्प्लिट करके दिखाया है, ठीक है। कोई बात नहीं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग एक साथ दिखाए या अलग अलग दिखाए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है पॉइंट ही दूसरा आ गया है, पेइंग ए पार्टनर्स लोन इन इंस्टॉलमेंट, ठीक है। ये वाला हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज हम लोग फिर इतना ही करते हैं। थैंक यू।